चल मेरे संग चल। अब बिजनेस करने का फैसला कब हुआ? $5,000 थे, ख्वाब बड़े बड़े थे। मैंने अपना कारोबार $5,000 से शुरू किया और वो भी मेरी अपनी कमाई थी, और वो रंधावा ब्रांड से। मुझे ये लगा कि यार खान साहब की जो गायकी है वो मुश्किल भी है, और ये बहुत मुश्किल ऐसी चीज है, बड़ा एक प्यारा जुमला कहूंगा, जिससे आपको मजा आ रहा है। लाइक आप टफ अपने आप को करके ना, तो आपको लग रहा है कि आप थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तू भी सिख कदी दुख सुख फोलना तेरे बिन। जब अली अज़मत ने उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, कहते यार आज तुमने जो गाना गा दिया ना यहाँ पे, मुझे लगता है कि इसके बाद शो को बंद हो जाए और नया एपिसोड शुरू होना चाहिए, क्योंकि तुमने इतना मजा करा दिया। जिसको मैं बोलूं मैं न्यूयॉर्क फैशन वीक कर रही हूँ, सब मेरे पे हंसे कि बीबी लॉन्च तेरी चलनी नहीं, तो तू चलनी है न्यूयॉर्क फैशन वीक करे, दिमाग तेरा ठीक है। मैं कहूँ जी आपको करके दिखाऊंगी। पाकिस्तान का ऐसा प्रमोटर इवन जो राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम का शो कर सके। हमारे जो बड़े स्टार्स हैं वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पाकिस्तानी प्रमोटर्स इतने प्रोफेशनल नहीं हैं। क्रिकेट का बहुत ज्यादा शौक था और गाने की तरफ इतना फोकस नहीं था। वैसे अच्छा किया म्यूजिक कर लिया, डायरेक्टर बनते तो इन वाला हाल हो जाना था। ठीक है। तो आपको लगता है कि आमना को उसकी मेहनत का इनाम मिल गया? इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा कि मैं 12 साल के बाद आके आज अपने मुल्क में वापस आके जो मैं करना चाहती थी उस चीज की कैंपेन स्टार्ट कर चुकी हूँ। जजेस उसका पास रख रहे थे, इंसाफ कर रहे थे। 14 एपिसोड में डेंजर जोन में नहीं गया, एक दफा डेंजर जोन में गया और बाहर हो। इंडस्ट्री को पढ़ें, इंडस्ट्री को किस चीज की जरूरत है, आया वो म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो फैशन इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री है। रवैयों का क्या फर्क देखा, कंपैरिजन क्या है? ना इंडिया प्रोफेशनलिज्म हमारे से बहुत आगे, वो अपने स्टार्स को, अपने आर्टिस्ट को, अपने कलाकार को बहुत इज्जत देते। मॉडल जो है ना बिल्कुल पतली होनी चाहिए। मॉडल को देख के लगता है कि इसको तो डॉक्टर पे जाना चाहिए था, रैंप पे चलेगी। फैशन इंडस्ट्री पाकिस्तान की और फैशन इंडस्ट्री इंटरनेशनल लेवल पे दोनों डिफरेंट हैं। अच्छा। और वो मेरा हाईएस्ट फैशन वीक रिप्रेजेंट हुआ और उसकी पिक्चर्स हार्पर बाजार, वोग, LA 16 और पब्लिकेशंस थे, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी मेरी पब्लिकेशंस आई। बिलबोर्ड के ऊपर तस्वीरें गई, टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पे। मेरी जिंदड़ी हो आप आज भी इस शख्स का ये गाना मुझे गा के दिखा दे जिस गाने पे आपने इसको निकाल दिया। आस ना पास वे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं कॉफी विद RNM। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। पाकिस्तानी निजात, अमरीकी फैशन डिज़ाइनर हैं, ताल्लुक पंजाब से है, मगर जब दियारे गैर में बसेरा किया तो वहाँ पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान के फैशन और उसके बाद वेस्टर्न फैशन को इंट्रोड्यूस करवाया। मेरी मुराद है वन एंड ओनली आमना इनाम से। वेलकम टू द शो मिस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच नईम साहब, आपने मुझे मौका दिया आज अपने शो में आने का, बोलने का, बताने का, बात करने का। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरे मेहमान एक अशरा पहले एक महफिल में मेरी मुलाकात हुई। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के सेक्रेटरी हाजी इकबाल नकेबी का वो घर था और मैंने उस नौजवान को सुना और इतना मज़ा आया और बेख्तियार मुझे कहना पड़ा कि आप बहुत बड़े स्टार बने। उसके बाद मेरी आज मुलाकात हो रही है, वो स्टार बन चुका है, उन्हें भी सन दसिया भी नहीं। बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट, वर्सटाइल गुलकार और लाइव गायकी की बात करें तो आज के दौर की, दौरे हाजिर की आवाज़ों में बहुत ताकतवर आवाज़। मेरी मुराद है वन एंड ओनली काशिफ अली बाबर से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच हनीफ भाई, और बहुत अच्छा लगा आपके इवेंट पे यहाँ पे आके। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं स्टार्ट में, तो जो सपोर्ट होती है, अगर आपको कोई अच्छा पॉजिटिव गाइड करता है, तो बड़ी यादगार चीज़ है मेरे लिए। तो मुझे जब हम पहले मुलाकात हुई है, तो मुझे आपने याद कराया, तो मेरे ना वो सारी मेमोरी उस टाइम आ गई कि मैं एक वो आपको गाना सुना रहा हूँ, आप कह रहे हैं यार बहुत 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 अच्छे आर्टिस्ट हो तुम, और तुम एक बहुत बड़े फनकार बनोगे। और आज मेरे लिए बड़ी खुशी की मोमेंट है कि एक बंदे ने मुझे इतनी देर पहले जज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह, और आज मैं उस मुकाम पे। थैंक यू सो मच भाई। बड़ी मजे मजे की बातें भी करनी है, जरूर, म्यूजिक भी होना है इंशाल्लाह। तो जरा लेडीज फर्स्ट में से शुरू करते हैं। जरूर है। हमारा थोड़ा सा पैटर्न ये है जी जी, कि आपकी जर्नी जो है वो हमने डिस्कस करनी है, और आज का जो आपका प्रोजेक्ट है वो तो साथ साथ चलता रहेगा। बिल्कुल ठीक। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, किस शहर में हुई,
और जब आपने होश संभाला तो घर का माहौल क्या था? कितने बहन भाई थे? किस तरह की फैमिली थी? जी, मैंने 3 भाइयों की एकलौती बहन हूँ और मेरी पैदाइश जी सफ़दराबाद में एक छोटे से टाउन में, शेखुपुरा का एक छोटा-सा टाउन है, मंडी ढाबा सिंह से भी उसको याद रखते हैं लोग। तो वहाँ पे मेरी पैदाइश हुई और 3 भाइयों की इकलौती बहन। और कोविड में मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी और परदेस बड़ी बुरी चीज़ है। परदेस में मैं इस तरह कहना चाहूँगी कि अब जाके समझ आई है कि परदेस क्या होता है। तो परदेस में थे, कोविड के टाइम पे नहीं देख सके, वालिद साहब का आखिरी दीदार नहीं हुआ, तो उस चीज़ का गम सारी ज़िंदगी रहेगा। तो इस तरह का माहौल था कि मैं अपने पूरे ख़ानदान की पहली वाहिद बच्ची हूँ, लड़की हूँ, औरत हूँ जिसने फ़ैशन इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा है। स्टडी कहाँ से किया? स्टडी जी मैंने जो यहाँ से मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू लिटरेचर में किया, लेकिन जिस माहौल में मैं गई वहाँ पे ये स्किल्स मेरे काम नहीं आने थे। फिर वहाँ जाके मैंने अमेरिका में जाके दोबारा से 2 साल का जो है फ़ैशन इंडस्ट्री का रनवे फ़ैशन पढ़ा, जॉन कैसाब्लांका से। और वो था जी, मैंने 2014 में स्टार्ट किया, 2016 तक उसको ख़त्म किया और उसके बाद फिर जाके 2018 के अंदर मैंने फ़ैशन इंडस्ट्री के कुछ वहाँ पे लोकल फ़ैशन शोज़ के साथ एज़ फ्रीलांसर काम किया। मैरी के फ़ैशन इंडस्ट्री के साथ, मैरी के ब्यूटी इंडस्ट्री के साथ मैंने काम शुरू किया। 4 साल वहाँ पे काम किया और 2021 में मैंने अपने ब्रांड को लॉन्च किया। आपको लगता नहीं आपकी स्पीड बहुत तेज है? मेरी स्पीड वाक़ई तेज़ अभी तो हम शेखुपुरा डिस्कस कर रहे हैं, आप अमेरिका पहुंच गई, फटाफट बिल्कुल, जहाज में बैठ गए। बिल्कुल आप वापस आए जरा, ये बताएं कि आपका नंबर कौन सा है बहन भाइयों में? मैं सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी, लाडली। सबसे लाडली। अच्छा, तो स्टडी करने के लिए जब पंजाब यूनिवर्सिटी आई जी, जी। लाहौर, तो आसानी से इजाजत मिल गई? बिल्कुल आसानी से इजाज़त मिल गई। वालिद साहब की पूरी सपोर्ट थी, इकलौती अच्छा, थी, घर में लाडली थी। अच्छा, बिल्कुल, वालिद साहब एक्चुअली यूनिवर्सिटी खुद ही ड्रॉप ऑफ करने आते थे। अच्छा। अच्छा माहौल था और उसकी मुझे कोई कैद नहीं थी पढ़ाई के लिए। क्या स्टडी किया आपने? मैंने मास्टर्स इन उर्दू लिटरेचर। अच्छा, जी, कमाल है। हाँ जी। तो लिखती विखती में है कोई? बहुत अच्छा लिख लेती हूँ कभी-कभार, अच्छा, लेकिन कोई अब तो ख़ैर बहुत अरसा हो गया। ये 2004 की बात है और अब 2026 जा रहा है, तो मुझे और जिस माहौल में चली गई हूँ उसमें तो बिल्कुल भी लिखाई-शिखाई। मास्टर्स जब कर लिया जी, जी। तो उसके बाद आगे क्या प्लान था? क्या करना चाहती थी? यही करना चाहती थी जो हो गया, या कुछ और करना चाहती थी? नहीं, मैं बहुत कुछ करना चाहती थी तब भी और जो मैंने सोचा था मैंने कर दिखाया और अभी आगे भी कर दिखाऊँगी इंशाल्लाह, अच्छा, इंशाल्लाह। मास्टर करने के फौरन बाद फैसला हो गया अमेरिका जाना है, या? नहीं जी, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं। मास्टर्स के तकरीबन 10 साल के बाद 10 साल के बाद मैंने इरादा हमारा बना और फिर वहाँ जाके सेटलमेंट हुई और 10 साल लग गए हमें वहाँ पे सेटल होने। आप गई सिर्फ, जी, मैं या और भी कोई फैमिली मेंबर? जी, मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम अ सिंगल मॉम। अच्छा, हाँ जी, मैंने ये सारा कुछ जितना कुछ भी अचीव किया एज़ अ सिंगल मॉम स्ट्रगल किया है सारा एज़ अ सिंगल मॉम अचीव किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने रेज़ किया है एक बेटा एंड ही इज़ 20 इयर्स ओल्ड माशाल्लाह और अभी वो वर्जीनिया की बहुत फ़ेमस और बहुत बड़ा नाम है जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वर्जीनिया टेक। वहाँ अच्छा। से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहा है। आपने हमें ये बताना है आज के यूथ के लिए, नए लोगों के जी, लिए, बिल्कुल। कि ये जो सफ़र है दियारे गैर का, हुँ, हुँ। ये कितना मुश्किल है, और जब आप गईं तब हालात क्या थे, और ये कदरे आसान था, और आज कितना मुश्किल है, ये मैंने आपसे पूछना है। ज़रूर। जरा मैं काशिफ से। जी, ज़रूर। अच्छा जी, आपकी पैदाइश तो लाहौर की है? जी, लाहौर की पैदाइश। अच्छा, और क्या म्यूजिक फैमिली म्यूज़िक है, फैम और बिल्कुल, कौन से नाम है आपकी फैमिली में आपसे पहले? म्यूज़िक फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और मेरे वालिद साहब जो है वो फ्लूट प्ले करते हैं बहुत अच्छा। और मैं सबसे छोटा था, भाइयों में से, सिस्टर में से भी। और मुझे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था और गाने की तरफ इतना फ़ोकस नहीं था। जब पता है स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता था। तो ऐसे एक फैमिली इवेंट था, तो वैसे अच्छा किया म्यूजिक कर लिया, क्रिकेटर बनते तो इन वाला हाल हो जाना था, ठीक जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बट टीम का मैं हाल मे हुआ बी हुआ। डिफरेंट परफ़ॉर्म करता हाँ, मैं। पाकिस्तान में क्रिकेट अब ये है कि बस आपने फिर बाहर ही जाना है, ऐसे ही एग्जिट, है, ठीक वहाँ है। पे स्कोप है लेकिन ज़्यादा ऐसे। म्यूजिक ऐसी चीज है कि ये सारी जिंदगी जब तक करते रहेंगे, ये एक सक्सेस स्टोरी है। और मुझे ये लगता है कि इसमें सुकून बहुत है। जिस तरह भी इनसे इनकी बात से मैं रिलेटेड था कि आपकी ज़िंदगी में ये जो पास्ट होता है, उसमें आप कुछ लिख लेते हैं, कुछ बना लेते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग करती हैं आपको। मुझे लगता है ये एज़ एन आर्टिस्ट इस आर्ट से आप रिलेटेड होते हैं ना, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा बूम करते हैं अपनी लाइफ़ में और इन चीज़ों को पॉज़िटिव लेके चलते हैं। मेरा जो स्टार्ट था
वो पाकिस्तान आइडल से नहीं, उससे पहले आओ ना अभी, वो तो मुझे पाकिस्तान आइडल पे मैंने आना है। बल्कि मैंने आज वाला पाकिस्तान आइडल भी आपको हो। ठीक है। जो बर्बादी हुई है वहां पे। तो मैं एक फैमिली इवेंट था, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे, सब भाई गा रहे थे फैमिली में, तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार तुम भी गाओ। तो मैं बहुत शाय था, स्टिल अभी भी हूँ, लेकिन ये हूँ कि मैं अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। तो मैंने कहा मुझसे नहीं गाया जाएगा। नहीं, उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल का नहीं कहा जो वो खुद करते थे। हाँ नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा गाना है। हाँ फैमिली इवेंट हो रहा, अच्छा। तो सब गुनगुना रहे थे। तो मैं भी छोटा था तब, तो मुझे वालिद साहब ने कहा यार गाओ, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं गाना। तो मेरा एक भाई है मुझसे बड़ा, वो गुनगुना रहा था, तो सबने कहा यार गा दो, फैमिली में गा रहे हो। जब मैंने गाया, वो गाना था हमारे सरहद पार का, बड़ा अच्छा है गाना, तो मैंने जब गुनगुनाया तो सब ना बड़े, जब मैंने गा के आंखें खोली ना, सब मुझे बड़ा फोकस करके देख रहे थे। कौन सा गाना था? वो चल चल मेरे संग चल। यार वो तो सुनाओ ना, जो जिंदगी में पहला गाना वालिद साहब की फरमाइश पे। मैं आपको इसकी एक लाइन और सुनाऊंगा। वो जिनकी शादी पे गया था उनके कितने बच्चे हो गए हैं? वो हमें पूछना पड़ेगा। मेरी जाने गजल, जाने गजल, जाने गजल, चल चल मेरे संग चल, मेरे दिल की धड़कन में तू लम्हा लम्हा हर पल, चल चल। ये जब मैंने गाया, वाह। तो मैंने जब आंखें खोली तो सब बड़ा मुझे फोकस देख रहे थे और क्लैपिंग हो रही थी। तब मुझे, मेरे कुछ फैमिली में थे लोग थे जिन्होंने मुझे कहा यार तुम्हें गाना चाहिए। तो मेरा तब फोकस था, मैंने अपने अब्बू को कहा था मैंने क्रिकेट खेलनी है, मैंने म्यूजिक नहीं करना। मेरे वालिद साहब ने कहा यार कर लो, चाहे आगे जाके क्रिकेट खेलना, लेकिन इसको ना ट्राई करते रहो तुम। तो फिर वहां से मुझे पता चला कि यार मेरे अंदर ये एक टैलेंट है गाने का। तो फिर मैंने उसको। और वो जो ट्राई करने का सिलसिला था वो कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? पहला उस्ताद कौन था? कोई बाकायदा गंडाबंद रस्म हुई, शागिर्दी हुई, नहीं हुई, क्या हुआ? अच्छा, शागिर्दी मेरी नहीं हुई, लेकिन मुझे एक शौक जो शुरू से था ना, वो अभी भी स्टिल है। मुझे सीखने की बहुत आदत है। मैं किसी भी शख्सियत को मिलता हूँ, किसी आर्टिस्ट को मिलता हूँ, किसी से आर्ट से रिलेटेड किसी भी इंसान को मिलता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ। और मुझे लगता है वो आपके ज़्यादा काम आती है। जब आप डिफरेंट लोगों को देखते हैं तो आप में वो सारी खूबियां आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह आप अगर एक सिंगर है ना, तो आप सिर्फ एक सिंगर को सुनते रहेंगे तो आपको लगेगा यार मैं उसको कॉपी कर रहा हूँ। तो मेरी जो स्ट्रगलिंग थी वो ये था कि मैंने जब नुसरत फतेह अली खान साहब, स्टिल लोग अभी तक देखे दुनिया गा रही है उनको, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे गाती रहेगी दुनिया। आप हाँ साहब ने उनको सुन रहे थे उन दिनों हाँ। बहुत ज्यादा ना? जो आपने मुझे भी पहला सॉन्ग सुनाया था वो हाँ। साहब नुसरत अली हाँ खान जी, का, हाँ जी, याद हाँ जी, है? ऐसे ही ऐसे ऐसे। अच्छा। तो मेरी वो, क्योंकि पाकिस्तान में नाम ही एक वो था ऐसा बड़ा जिन्होंने हर जॉनरा गा दिया। और वो मुझे लगता था कि उस दौर में सिंगिंग कंपटीशन का एक आगाज था कि हमारे पाकिस्तान में भी हो रहे थे, पाकिस्तान से बाहर भी हो रहे थे। तो मुझे ये लगा कि यार खान साहब की जो गायकी है वो मुश्किल भी है, और ये वाहद मुश्किल ऐसी चीज है, बड़ा एक प्यारा जुमला कहूंगा, जिससे आपको मजा आ रहा है। लाइक आप टफ अपने आप को करके ना, तो आपको लग रहा है कि आप थोड़ा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यानी कि बाकायदा नहीं, आपने वो शागिर्दी नहीं, की नहीं। कि वो वाली शागिर्दी के उस्ताद के अंदर कि पहले तो और सब्जी लेके आ, नहीं नहीं तो ऐसा वो- अल्हम्दुलिल्लाह तो नहीं वो हुआ मेरे 2 साल हांडी पकवाता है। हाँ। वो बंदा सिंगर तो नहीं बनता, कुक बन जाता कुक पसंद है ऐसे तो ऐसे। वो जो है ना, बहुत सारे शागिर्द मैंने कुक ही देखे हैं, वो नहीं देखे। तो आपने बाकायदा शागिर्दी नहीं, की, लेकिन आप लेकिन एक जो रूहानी सिलसिला था ऐसे ही है, वो आपका खान साहब से जुड़ा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। रूहानी सिलसिला। मैं कहता हूँ वो हाँ। वो मैंने एक चीज सीखी, और मेरा जो स्टार है स्कॉर्पियो, वो सारी जिंदगी सीखता है चीजों को, वो कैच करता है चीजों को। तो मैंने जब नुसरत साहब को सुना, मुझे लगा यार ये तो बड़ी अट्रैक्शन है गायकी में। उस दौर की बात करो, अभी दुनिया तो अभी 10 साल 15 साल हो गए हैं, लोग कमेंट्स करते हैं। मैं वो आपको 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ कि मेरी लिसनिंग में आए अखियों डिग दियां, सांवरे सजना तोरे बिना जिया ना जाए, इस तरह की गायकी, जब बहुत मुश्किल गाने मैंने चूज किए उनके। तो उसके बाद हमारी, जब मेरी आपसे भी, जब आपने स्टार्ट में कहा हमारी एक मुलाकात है, मुझे किसी ने कहा कि यार हाँ साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब के ना एक मैनेजर हैं, हाजी इकबाल नकीबिया साहब। अच्छा, सारी दुनिया के जो होते हैं मैनेजर होते हैं, जी, ये मैं आपको एग्जांपल वाहिद बता रहा हूँ। दुनिया में नुसरत फतेह अली खान के जो मैनेजमेंट वाले थे उसको सेक्रेटरी कहते थे। सेक्रेटरी का जो नाइस टाइटल है वो सिर्फ हाजी इकबाल नकीबी के पास है। ये बिल्कुल ऐसे आप पूरी दुनिया में आप ले लें, मैनेजर ही है तो वो। इतने वहां पे इवेंट किए हैं ना 100% बॉलीवुड के, ऐसे ही श्रिया का किया, अभी इनसे पूछेंगे सारा, शाहरुख खान। तो इन सब की जो मैनेजमेंट करने वाला होता है उसको मैनेजर कहते हैं, ऐसे ही है। सेक्रेटरी नहीं सेक्रेटरी कहते। नहीं कहते। लेकिन नुसरत फतेह अली खान के जो मैनेजमेंट करने वाले थे वो उनको सेक्रेटरी कहते थे।
वो हाजी इकबाल थे। ऐसे ही। अच्छा, मैंने इसमें वापस आना जरा मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, जी मैं अब मिस ये कहानी हो गई, फैसला हो गया जी कि मैंने जो है ना, अमेरिका का फैसला क्यों हुआ, किसी और मुल्क का क्यों नहीं हुआ, वो कहानी क्या है? क्योंकि उसमें भी एक जो थी अल्लाह ताला का शायद फैसला था। मेरे लिए अल्लाह ताला ने मुल्क ही शायद ये पसंद किया था कि मेरा रोजगार जो है इस मुल्क से खुद जुड़ा। डिसाइड किया आपने? नहीं, मेरा फैसला नहीं था। हम्म, मेरे एक्स हस्बैंड का फैसला था। हाँ, उनका एक्चुअली फैसला भी कैसे कह सकते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग थी वहाँ पे, बिकॉज़ वो ऐसे शोबे से मुंसलिक थे कि उनको ट्रेनिंग्स के लिए आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था। राइट। तो हम लोगों ने इसलिए इसको, इस स्टेट को, इस मुल्क को पिक किया था। हम्म, तो ये भी मेरा फैसला नहीं था। आपने कहा जब सुपर पावर ही जाना। हाँ, अच्छा। बस वहीं जाना है बिल्कुल। और वहाँ जाके यकीन करिए कि जब मैं पहुँची थी, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे कभी मेरा कोई नाम, मेरी कोई आइडेंटिटी, मैं कुछ कर सकूँगी अपने मुल्क के लिए। अपने लिए नहीं सोचा था कि मैं कुछ कर सकूँगी। एक डिफरेंट माहौल। वर्जीनिया ही गई? नहीं जी, पहले मैंने 8 साल बाल्टीमोर में गुज़ारे, अच्छा। मैरीलैंड में। 8 अच्छा। साल मैंने मैरीलैंड में अपनी ज़िंदगी का सफ़र, वो शहर, वो जगह मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं कहती हूँ कि जी वहाँ से मैंने अपनी अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी और उर्दू वाला सफ़र भी, दोनों सफ़र मैंने वहीं से शुरू किए और वहीं पे मैंने सफ़र किया, दोनों सफ़रों को साथ लेके। और ज़िंदगी का। कुकिंग वगैरह आती थी जब पहुंची वहां पे? हाँ जी, आती थी, क्योंकि मैंने अवारी होटल से कुकिंग क्लासेस लिए थे। अच्छा। तो इस वजह से मेरी माँ ने मुझे, जब मैंने अपना मैट्रिक ख़त्म किया था, तो मेरी अम्मा ने कहा, 3 महीने तुमने क्या करना है? चलो जाके ग्रूमिंग क्लासेस लो, चलो जाके गाड़ी सीखो, चलो जाके अवारी से क्लासेस ले लो 15 दिन की। हम्म, ये मेरी वालदा को वैसे क्रेडिट जाता है। अगर मैं उस टाइम पे ये चीज़ें ना करती, तो शायद मैं आज वाक़ई मम्मी-डैडी बच्चियाँ जैसे आजकल अंडा बनाना नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू कुक, शायद मैं भी वैसे ही होती। अच्छा। तो अब बिजनेस करने का फैसला कब हुआ? जी, मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगी नईम साहब। मैंने अपने 2018 में मैंने टोटल टोटल मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया राइट। प्रोडक्शंस, ये एक ऐसा नाम है जो अमेरिका में, क्या मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको हम मैनेज करते हैं। उन्होंने मुझे लॉन्च किया था, फर्स्ट टाइम मैंने उनकी कंपनी को जॉइन किया था, एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट मुझे उन लोगों ने लिया। मैंने उनके साथ 10 साल हो गए मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। उन्होंने जब मुझे लॉन्च किया था, तब मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से एज़ अ एमसी आई थी। कभी मैं भी आपकी तरह यहाँ पे बैठ के, जैसे आज हम आप हमारा इंटरव्यू करें, हमने भी कभी ज़िंदगी का आगाज़ ऐसे किया था। फ्राइडे फ्लेक्स एक ऑनलाइन शो था, उनकी उस शो की मैं होस्ट थी। तो मैंने इस तरह ही अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। बड़ी गलतियाँ करते, 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 करते यहाँ तक पहुँचे। तो 2021 में हम लोगों ने 3 साल मैंने प्रॉपर होस्टिंग को दिए, बहुत सारे शो होस्ट किए। और राहत जरा बताएं कौन कौन से शो थे? राहत फ़तेह अली खान साहब, सुनिधि चौहान साहिबा की हम लोगों ने प्रोडक्शन किए हुए हैं। नसीबो लाल साहिबा हो गईं, श्रेया घोषाल का पंजाब? श्रेया घोषाल की प्रोडक्शंस थी, हम्म, जो जिनमें हम लोगों ने पार्ट लिया था। हम्म, उसके बाद जी शाज़िया मंजूर साहिबा, उसके बाद आरिफ लोहार साहब, इनका डीसी का सबसे बड़ा शो था जो हमने किया। इसके साथ-साथ इंटरनेशनल आर्टिस्ट आते थे। पंजाब, इंडिया के बहुत सारे आर्टिस्ट, जिसमें शिप्रा गोयल साहिबा, मिस पूजा, इस तरह बहुत सारे नाम हैं बड़े, जिनके साथ मैं काम करने का शर्फ़ हासिल कर चुकी हुई हूँ। और मुझे बड़ी माशाल्लाह। खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आर्टिस्ट मैनेजमेंट की, सावली साखेल भी हो गए। तो ये सब वो नाम हैं जिनके साथ मैंने काम दोनों किया। म्यूजिक इंडस्ट्री में, म्यूजिक की नहीं बात करता, हाँ जी। म्यूजिक की बात तो हमें करनी नहीं आती। रवैयों का क्या फर्क देखा, कंपैरिजन क्या है जी, बहुत फ़र्क है। एज ए प्रोफेशनल, जरा वो। बहुत फ़र्क है। शायद मेरी इस बात से बहुत सारे लोग सहमत ना हों, लेकिन मैंने तो अपनी आँखों देखा हाल आपके सामने बयान करना है। अ, इंडिया प्रोफ़ेशनलिज़्म की बात की जाए ना, इंडिया प्रोफ़ेशनलिज़्म हमारे से बहुत आगे। वो अपने स्टार्स को, अपने आर्टिस्ट को, अपने कलाकार को बहुत इज़्ज़त देते हैं। और मैं इस चीज़ के लिए हमेशा उनको जो है ना सैल्यूट करती हूँ कि भई उनको पता है अपने सितारों को यहाँ से यहाँ तक कैसे लेके जाना है। हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ज़रा इस मामले में बहुत कंजूस हैं, इज़्ज़त देने में और थोड़ा-सा प्रमोशन साइड पे, प्रमोट नहीं करते। जी, मेरे ख़्याल में अगर हम लोग इस चीज़ में अगर आ जाए ना कि अपने सितारों को और अपने आर्टिस्ट को, अपने कलाकार को हम इज़्ज़त देना शुरू करें, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे सितारे इस पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से होंगे। तो मेरे ख़्याल में हम लोगों को इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। जब आपने आगाज किया तब तो बड़े नाम होंगे, उस वक्त चाचा दरीस भी काम कर रहे थे अमेरिका में, उनका बेटा, पाकिस्तानी प्रमोटर्स, बहुत से नाम थे। अब तो कोई नाम मुझे तो नहीं याद कि इस वक्त कोई
पाकिस्तान का ऐसा प्रमोटर इवन जो राहत फतेह अली खान और आतिफ असलम का शो कर सके, शो कर सकते ऐसे ही तमाम शोज तमाम जो हैं वो इंडियन वही कर रहे प्रमोटर्स हैं। जो हैं वो कर रहे हैं इसकी वजह क्या, आपको क्या समझ आया? इसकी वजह कुछ है कि ये प्रोफेशनलिज्म है सबसे बड़ी बात। हमारे जो बड़े स्टार्स हैं वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि हमारे पाकिस्तानी प्रमोटर्स इतने प्रोफेशनल नहीं हैं। दूसरा ऑफ कोर्स पैसे की बहुत बड़ी गेम होती है। प्रमोटर्स जो हैं वो अपना हक ज़्यादा समझ रहे होते हैं और आर्टिस्ट को ज़रा कम देना चाह लेकिन रहे मैं सॉरी इनकी बात को सेकंड करूंगा, जी जी बट आप ये देखें कि जितना भी बड़ा प्रमोटर है इंडियन, वो आर्टिस्ट पाकिस्तान से बुक कर रहे हैं, हम्म क्योंकि आपका जो शो सेल आउट होगा वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ। कॉन्सर्ट की बात कर रहे हैं जी, हाँ। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग हम सब पाकिस्तानी आर्टिस्टों के लिए। अभी रिसेंटली मैं गया हुआ था मेलबर्न पेट्सक्योर में, तो वहां पे 2 इंडियन आर्टिस्ट थे, 2 पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे, मैं था, शेर मियां साहब थे। तो क्राउड ज्यादा इंडियन था, बट उन्होंने गाना पाकिस्तानी सिंगरों का एंजॉय किया। तो ये मुझे लगता है कि जब हम अपने मुल्क से बाहर जाते हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, सो अगर हमें इनकी बात बड़ी अच्छी है कि हम लोग मतलब थोड़ी तारीफ में कमी करते हैं, हम लोग उस तरह से नहीं प्रमोट करते, बट मुझे लगता है कि अगर आपको कोई उस तरह से प्रमोट नहीं करता तो आपकी मेहनत डबल हो जाती है। आपको लगता है कि यार आप खुद इन चीज़ों, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया उनका बहुत बड़ा है, हमारा उस लेवल पे नहीं है। हमारे अभी भी 10 लोगों को मोबाइल में स्पॉटिफाई 2 लोगों के होगा। स्पॉटिफाई उन्होंने पाकिस्तान में तब लॉन्च किया जब वो पुराना हो गया। वहां पे अमेरिका एक अभी लॉन्च कर रहा है प्लेटफॉर्म, बिलबोर्ड के नाम से ऐप है एक, जिस तरह अभी स्पॉटिफाई चल रही है, उसमें अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्टों को मंथली 6 मंथ बाद 40-40 लाख रुपए आ रहा है, जो कि पता ही नहीं आईट्यून्स के आपके क्लब में, किसी क्लब में गाना बज रहा है, आपको पैसे पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो ये चीजें हमें इंटरनेशनली जाके समझ आती हैं कि यार हम अपनी चीज से कितना oblige कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जितने भी इंडियन प्रमोटर हैं उनकी वीकनेस है पाकिस्तानी सिंगर्स, उनको पता है कि इनको आप डालना है। वीकनेस कह लें, इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगी नईम साहब, मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी-सी हमारे आर्टिस्ट की भी है वीकनेस, थोड़ी-सी। 100% है। क्योंकि अगर आर्टिस्ट ही अपने बंदों को प्रमोट नहीं करेंगे, अपने बंदों का साथ नहीं देंगे, तो ऑफ़ कोर्स फिर थोड़ा-सा मामला तो बिगड़ता है। मैं चाहूँगी कि मेरा पैगाम ही है, मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा थोड़ा-सा इनको भी मौका देना चाहिए, अपने पाकिस्तानी प्रमोटर्स को भी, हमारे बड़े सितारों को। शायद वो अब इस काबिल हो चुके हों कि वो इनको अच्छे तरीके से सेल कर सकें वहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस चीज़ पे, वैसे बुरा भी नहीं है, वैसे आपस की बात है। मैं खुद एक इंडियन कंपनी के साथ, जो मेरे टोटल मल्टीमीडिया के जो ऑनर हैं सनी मल्ली साहब, वो सिख सरदार हैं, उनका ताल्लुक पंजाब इंडिया से है। उनके साथ 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मेरे ख़्याल में हमें तो उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई कि पीस एंड वेरी प्रोफेशनलिज्म, नाइस। पीस एंड प्रोफेशनलिज्म, ह्यूमैनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी किसी भी जगह पे चले जाओ, ये 3 चीज़ें नहीं हैं, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो काम तो वो भी ऑफ कोर्स वो भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ करें। 5 साल उन्होंने शाज़िया मंजूर साहिबा को मैनेज किया, उन्होंने सांवल ईसा खेलवी को मैनेज किया, तो ये भी तो पाकिस्तानी सितारे हैं। और उनके साथ ऑफ कोर्स मैं भी थी जो इनको मैनेज कर रही थी। अब मैं मेरी सारी जो पीआर है वो ग्लोरी इवेंट्स बाय आतिफ कर रहे हैं, आके बिन आतिफ। इस वक्त बहुत बड़ी कंपनी है बहुत ये बड़ी। पाकिस्तान की, जी और जी। मेरा ख्याल है मुझे तो अब ये नंबर 1 कंपनी लगती है पाकिस्तान की, ग्लोरी इवेंट्स। इनकी और जितनी इनकी हाँ मैनेजमेंट जितनी जबरदस्त है, और जितने मैंने इनके साथ काम भी किया कुछ जी अर्सा, जी तो हमने पंजाब यूथ फेस्टिवल किया था, जी जी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो रिकॉर्ड बने उसमें हम साथ थे। जी जी। तो ये टीम बड़ी जबरदस्त है, प्रोफेशनल टीम है। प्रोफेशनल टीम है, आप चार्ज करती थी होस्टिंग का? बिल्कुल चार्ज करती थी, महंगी होस्टिंग? ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब लेकिन स्टार्ट में मैंने कोई 10 एक शो फ्री किए हैं, फ्री भी करते? फ्री कर दिए 10 पहले शो। अच्छा। उसकी एक रीज़न थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं अभी इस काबिल नहीं हुई कि मैं अपना मुआवज़ा जो है वो माँग सकूँ। जब मैंने 10 शो के बाद अपने आप को इस काबिल समझा, 10,000 12,000 बंदे का क्राउड जब मैंने हैंडल किया, पंजाबी मेला। पहले दिन जब स्टेज पे चढ़ी हाँ जी, होस्टिंग करने के हाँ लिए, जी। तो किसने अप्रोच किया, कैसे गई, उस दिन तैयारी क्या थी, और जब स्टेज पे चढ़ गई, हाँ। सामने क्राउड था, हाथ में माइक था, तो यूं तो नहीं हो रहा था? मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे पता ही नहीं था आज मैंने होस्ट करना है। सांवल ईसा खेलवी का चांद रात का इवेंट था और मैं तो वहाँ पे चांद रात मनाने गई थी, तो अचानक मैंने देखा एक बंदा, जो कि जिसका सनी मली नाम है, प्रोडक्शंस हाउस का मालिक है, वो ऑनर आ रहे हैं, तो मैनू कह रहा है स्टेज ते जाके अनाउंस कर अताउल्ला साहब दा बेटा आ रहा है। तो मैंने देखा, मैं कहा जी मैंने जाके करना? उन्होंने कहा हाँ जी आपने करना है।
मैं स्टेज पे गई और मैंने जाते यकीन करें बेसाख्ता बोला, मैंने कहा जहाँ जहाँ तक आपकी नज़रें मुझे देख सकती हैं, जहाँ जहाँ तक आप मुझे सुन सकते हैं, आप सबको आमना इनाम का प्यार भरा सलाम। इस पे तालियां बजी, हौसला मिला, वहां से होस्टिंग शुरू वेरी हो गई। नाइस। ओ कमाल है, कमाल है, कमाल है। कमाल है। हाँ, हाँ, रियलिटी वाली उसके बाद जी पहला शो, उसके बाद दूसरा शो, तीसरा शो, और उसके बाद 10,000 बंदे का क्राउड, उसके बाद 12,000, फिर राहत फ़तेह अली साहब का 7,000 का क्राउड, फिर नसीबो लाल साहिबा का 3-4 हज़ार का क्राउड, फिर इसी तरह शिप्रा गोयल साहिबा की होस्टिंग, उसमें 5,000 बंदा था। तो मैंने कोई भी फिर हज़ारों की तादाद में ही होस्ट किया, उससे कम का कोई आया और नहीं। 2-3 सुनन तो उसी के और में फिर उसके बाद फिर मैंने डॉलर्स में ही चार्ज किया, और फिर मैंने उसके बाद अपना होस्टिंग नहीं, किया। किसी को इंस्पायर थी होस्टिंग में किसी से? हाँ जी। किससे? जी, पंजाब इंडिया की सतिंदर सत्ती जी, अच्छा, क्योंकि मैं पंजाबी में होस्ट बहुत अच्छा करती थी अच्छा। और मेरी मेन मकबूलियत ही पंजाबी होस्टिंग थी। पंजाबी मेला जब मैंने किया था तो मैं वहाँ से तो कभी टीवी करने का नहीं हुआ कि टीवी पे देखें, शो करूं? मुझे कभी ऑफर ही नहीं आए थे, और ना ही, और नहीं जहाँ नहीं, से अभी ऑफर है ना अभी। जहाँ से मुझे नईम साहब ऑफर आया था, वहाँ से उस वक्त जो था मैं फैशन इंडस्ट्री के पीक पे आ चुकी हुई थी। भाई अभी ऑफर है। अच्छा अभी जी। आपके मैंने ब्रांड पे आना है, हाँ जी, रंधावा ब्रांड पे। जी जी, रंधावा के नाम से शो शुरू करते हैं, होस्ट करें। ठीक है। ऑफर है आपको अभी। क्या बात है, क्या बात ऐसे ही होते हैं फैसले, हमने चलिए। जिंदगी हाँ, में हाँ, ऐसे ही हाँ। फैसले किए हैं। बहुत शुक्रिया जी। वेरी नाइस। पाकिस्तान आइडल पहला प्रोजेक्ट था? जी। अच्छा, वो कॉल कैसे आई, किस तरह आई, और जब कॉल आ गई तो उसके बारे में पता था कि ये क्या है? देखिए, वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। एक हमने न्यूज़ देखी कि यार पाकिस्तान में क्योंकि हम लोग सरहद पार तो देख रहे थे, इस तरह के शोज़ होते हैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन। पाकिस्तान में उससे पहले कुछ ऐसा नहीं था। कुछ थे लेकिन वो बहुत नॉर्मल लेवल पे होते थे। इसकी बहुत हाइप बन गई कि पाकिस्तान आइडल हो रहा है, पाकिस्तान आइडल। सो दोस्तों में म्यूज़िकली जो दोस्त नए-नए स्ट्रगल में बने हुए थे, वो डिस्कस करना शुरू हो गए कि यार आप भी ऑडिशन दें, कोई कह रहा है मैं भी दे रहा हूँ। उसका एक नंबरिंग थी जो आप रजिस्ट्रेशन करते थे, अपने आप को रजिस्टर करते थे ऐप में। तो मैंने एक दोस्त को कहा, मैंने कहा यार पता नहीं कितना टैलेंट आएगा, कौन-कौन लोग होंगे, क्या क्राइटेरिया, क्योंकि आपने देखा ही कुछ नहीं है। आपने टीवी पे किसी और मुल्क का देखा हुआ है और आपको पता ही नहीं कि आपके मुल्क में क्या होगा। तो मेरा एक दोस्त है, उसने कहा यार हम ट्राई करते हैं, तू मेरे साथ चल, तो अगर तुझे अच्छा लगे, तुझे समझ आए तो दे दें यार ऑडिशंस। तो हम और तो ये गालिबन दो स्टूडियो में लाहौर में हो रहे थे? नहीं, ये हो रहे थे नवाज शरीफ इंटरचेंज वाली साइड पे हो रहे थे। अच्छा, उधर एक मार्की उन्होंने ली हुई थी बहुत। मार्की में हो रहे थे। हाँ, मार्की में हो रहे थे। अच्छा, मैं दोस्त के साथ जब गया वहाँ पे, तो मैंने नहीं भाई रश देखा ना जब लिटरली, लाइनें तो मैं वापस लाइनें लगी हुई। निकल आया। मैंने कहा यार ये तो बारी नहीं आनी ऐसे, मतलब बहुत ज्यादा लोग थे, एक्स्ट्रा लोग थे। मुझे कहता है ट्राई तो करते हैं। तो मैंने ना वो अपना रजिस्टर नहीं किया हुआ था, उसने ना ऐप में अपना नंबर आईडी कार्ड रजिस्टर्ड किया हुआ था। उसको एक कोड मिला हुआ था, मुझे वो कोड भी नहीं मिला था। उसने मुझे कहा कि यार तुम लोग अपना अभी भेजो। मैंने सेंड कर दिया बट उसका रिप्लाई कुछ नहीं है। तो हम लोग इस तरह लिटरली गेट, मैंने ये मेरी अपना विकिपीडिया पे जो मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें भी ये बात मेंशन है। तो मैं गेट पे खड़ा हूँ, तो हमें एक बंदा आया, उसने ना हमें आके पुश किया। उसने कहा अंदर जाए यार आप लोग। वो एक गेट खुला, हम लोग अंदर। मैं को यार अभी मैं सोच रहा था लिटरली 5 मिनट पहले कि मैं वापस जा रहा हूँ। तो अंदर आ गए, इसमें कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। मेरे ज़हन में पहला थॉट ये है। जब अंदर आए तो मैंने देखा कि जो हमारे सरहद पार से ऑडिशंस कुछ लड़के करके आए थे, मुसरत अब्बास, वो ज़ैन था एक। इंडिया जो गाए थे, हाँ, वो अभी लाइनों में लगे हुए। जैन, हाँ, ज़ैन, अल्लाह जिसकी उसकी, डेथ हो हाँ, गई। हाँ, हाँ, अल्लाह ताला बड़ा उसको। जबरदस्त आर्टिस्ट हाँ, था बिल्कुल। जैन। उसको जब मैंने देखा ना, मैंने कहा यार ये इंडिया से करके अच्छा, कॉम्पिटिशन। इंडिया से कर चुके थे वो? हाँ, वो कर चुके थे। मैंने जब उनको देखा ना तो मुझे एक ना कॉन्फिडेंस मिला हम्म, कि यार शुड ट्राई करना चाहिए। अच्छा, जब हम आगे उनके काउंटर पे काउंटर पे गए तो मुझे उसने कहा अपना कोड दिखाओ, बार कोड। तो मुझे रिप्लाई नहीं आया हुआ था। तो मैंने उसे ऐसे कहा, मैंने कहा यार वो मेरा फ़ोन नहीं मेरे पास। दोस्त ने कहा तुमने कहा ना मेरा फ़ोन नहीं था मेरे पास। मैंने कहा मेरा फ़ोन नहीं है। उसने मेरा स्टिकर ना पंच कर दिए यहाँ पे। अब हम अंदर चले गए। अब अंदर जब गए मुझे ये था कि हम जजेस के पास जाएंगे, हदीका कैनी, अली अजमत, बुशरा अंसारी। अच्छा, ये वो वाला था। हाँ, ये वो जज होंगे। ओके, जब अंदर गए तो पता चला कि उनका क्रू ऑडिशंस ले रहा है। फर्स्ट ऑडिशन। फर्स्ट ऑडिशन। अच्छा, क्रू ऑडिशन ले रहा है जी। मैंने कहा यार मतलब आपने एक माइंडसेट किया है कि आप जजेस के सामने जा रहे हैं। गाना सोचा हुआ था? गाना नहीं सोचा हुआ था, अभी सिर्फ वो प्रोसीजर ही चल रहा था कि अंदर तक कैसे जाएं। हमें उन्होंने इस तरह टेबल पे बिठा दिया 10-10 लोगों को। उसमें मेरे साथ मेरी कलीग थी सना, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट, उसने पाकिस्तान मूवीज के लिए गाने भी गाए। वो थी
फिर जैन भी हमारे साथ आ गया और इस तरह से ना 10-12 लोगों की लिस्ट बैठ गई हमारे साथ। अब हम एक इस तरह से रूम था, उसके अंदर गए तो एक कैमरामैन थे और एक उनका जियो में कुछ उनका था कोई बैठे हुए, वो मुझे कहते हैं गाना सुनाओ आप। मैं वो ये बड़ी फील डिफरेंट सी फील आ रही है कि आप ऑफिस में गाना गा रहे हैं, तो कहते हैं यार हम ना आप प्री ऑडिशंस कर रहे हैं आपके, इसके बाद आपके ग्रैंड ऑडिशंस होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे कहा कितने गाने याद है, मैंने कहा सर आप बताएं कौन। कहता नुसरत फतेह अली का सुनाओ कुछ, पहला उनके मुंह में ये गाना। मैंने वो सुनाया, कौन सा? जानिया है हानिया है तू भी सिख कदी दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। मैंने ये लाइन सुनाई, मुझे कहते वाह क्या बात। मेहंदी हसन साहब का कुछ सुनाओ। अब मेरे ज़हन में, अब तब इतने शार भी नहीं थे, तो मेरे ज़हन में आया, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। इस तरह ही मैंने गाया। मुझे कहते वाह आप बाहर बैठो। अब मैं बैठा हूँ, बेल्ट आ रहे हैं। 10 मिनट बाद एक बंदा है, उसने कहा मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, वो इस साइड पे आ जाए, जिनके नाम नहीं लूंगा वो जा सकते। मेरे ज़हन में पहले ही आया, मैंने कहा मेरा नाम नहीं आना, जो थॉट था मेरे ज़हन में। मेरी तो कभी कमेटी नहीं निकली। हाँ, एक ये चीज, और दूसरा मुझे एक क्या चीज थी कि यार जो सामने जिसको सुना रहा हूँ, हाँ। उसको वो म्यूजिक का कोई डिपार्टमेंट का बंदा जाहिर नहीं, है। जो मेरे ज़हन में थॉट था, हम्म। मुझे किसी भी चीज पे मतलब बाहर निकाल सकता है। तो लेकिन मैं बताऊं, वो जियो का थोड़ा म्यूजिक को समझने वाला प्रोड्यूसर होता हाँ 100% उसको होगा। थोड़ी हाँ, होगी मैं सेंस। बताऊंगा वो लास्ट में हाँ। जो थे साद बिन मुजीब, जिन्होंने पेप्सी बैटल ऑफ बैंड भी किया। अच्छा, अच्छा, जब पहले नाम उन्होंने एक लड़की के लिया, सना का, सना जुल्फकार। सना जुल्फकार का। दूसरा उन्होंने कहा जी काशिफ अली बाबर। जब काशिफ अली बाबर आया तो मैं बड़ा खुश हो गया, मैं उस साइड पे आ गया। तीसरा एक और नाम लिया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा जी आप बाकी लोग जाएं, आप लोग ना इस तरफ आ जाए। उसके बाद एक और ऑडिशन थे जो साद बिन मुजीब ने किए, जिन्होंने वो सारा जो प्रोजेक्ट हेड कर रहे थे। उन्होंने मुझे बस वो ऐसे वॉक कर रहे हैं, मुझे कहते क्या क्या गाते हो तुम? मैंने कहा सर मैं ये भी गाता हूँ, ये भी। अच्छा एक गाना सुनाओ। उन्होंने अलबेला सजन की फरमाइश की। तब तक नया आया था जॉनरा क्लासिकल, मैंने थोड़ा सा सुना है। कहते ओके, कहते ये जो आपने गेटअप किया, जिस तरह आपके बाल हैं, जो शर्ट है, जो पैंट है, इसी तरह आपने आना है, तैयार हो गए नहीं क्योंकि आप? हमने आपकी यही फुटेज लगानी है। अब आप जजेस के सामने जाएंगे, हदीका और वो हमारी पिक्चर बनाई उन्होंने कहा आपने कुछ कटिंग शटिंग बालों की, कुछ स्टाइलिंग, ये शर्ट जाके रखते हैं। मैंने कहा ओके सर। फिर नेक्स्ट जब हदीका कहनी के सामने ऑडिशन हुआ, अली अज़मत, और तब मुझे उन्होंने कहा कि आप क्या जॉनरा गाते हैं? मैंने कहा जी मैं सेमी क्लासिकल भी गाता हूँ, सूफी भी गाता हूँ, और मुझे ये लगता है कि जो आर्टिस्ट है उसको हर तरह का जॉनरा गाना चाहिए। 3 गाने उन्होंने मुझसे सुने। फिर वहाँ से हम कराची के लिए लैंड कर गए। फिर कराची में जाके एक और ग्रैंड ऑडिशंस हुए जब वो पूरे पाकिस्तान से जितने सिलेक्ट लोग थे, उनका आपस में कंपटीशन। पहला एपिसोड जब आया जी, और उसमें सॉन्ग कौन सा था? वही वाला वो सैयां था मेरा गाना। सैया। सैयां गाना मैंने गाया। और पता था कि इस दिन मेरा एपिसोड आ रहा है? बता दिया गया था आपको? लेकिन मुझे लगता है तब इतना डिजिटल नहीं थे हम लोग। हमें सिर्फ ये इंस्ट्रक्शन मिल रही थी कि हमें कभी गाने दे रहे थे कि यार ये तैयार कर लें। फिर आपका ताल्लुक जिस फैमिली से है और जितना म्यूजिक का जी, जो ना जी। आपके वालिद ने बजाया है और किया है, ये जजेस को देख के अजीब सा रहम नहीं आया जजेस पे? अच्छा। ये जितने गाने इन्होंने सुनाए हैं, ये तिन्ना जज हैं जो कोई गाना नहीं गा सकता। मैं देखो, बदकिस्मती है, बिल्कुल अच्छा, लेकिन वो लेकिन जज है। आपकी बात को सेकंड करूँगा, अच्छी बड़ा नुसरत अच्छा अंसारी थॉट। मेरी आपा है, लेकिन हाँ, फिर वही मैं आपको बताऊँ उनको। मेरी देखिए फेवरेट। कहीं न कहीं हम लोग चीज़ को सोचते हैं कि यार ये बंदा इधर क्यों बैठा हुआ है? बट उसकी कहीं न कहीं एक स्टोरी होती है ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग बैठ आपके और मेरे बारे में भी लोग कह सकते हैं ये दोनों यहाँ क्यों बैठे हैं। हाँ, तो मुझे लगता है कि हमें बड़े ये कॉम्प्लीमेंट मिलते थे। लोग अक्सर मुझे कहते थे, मैं जब एपिसोड हम गाते थे, यार जज आपको उसको पता ही नहीं है। मैं कहता था यार कुछ तो पता होगा। बिल्कुल। तो हम लोग, हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी उस टाइम। ज़ाहिर है, क्योंकि ज़ाहिर है। हमें जज कह रहे थे वो। और जब अली अज़मत ने उन्होंने मुझे एक बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। कहते यार आज तुमने जो गाना गा दिया ना यहाँ पे, मुझे लगता है कि इसके बाद शो को बंद हो जाए और नया एपिसोड शुरू होना चाहिए, क्योंकि तुमने इतना मजा करा दिया। तो वो स्टार्टिंग में स्ट्रगलिंग दौर में आपको जब कमेंट्स मिलते हैं इस तरह के,
वो फिर मुझे जर्नी स्टार्ट हुआ। पहला शो जिस दिन आना था, आपको पता था कि आज जियो पे आ रहा है? जी, जी। ठीक है। और उसका एक टाइम होगा ऐसे ही है। कि रात को वो हमें नींद नहीं आ रही थी इस नींद नहीं आ टाइम। रही थी। यही मैं सुनना चाह रहा था। यही वो मैं सुनना कंडीशन इस तरह के उन्होंने हमें बता दिया कि जी आपका एपिसोड जो है ना, अब वो ट्रेलर जब आपको पता है पहले चलना शुरू हो हाँ, जाता है, तो टीजर प्रोमो बना देते यस, हैं। यस। प्रोमो में उन्होंने ना मेरा बना दिया कि मैंने आखिरी लाइन मेरी खत्म हुई है तो स्टैंडिंग एवेशन। अब मुझे घर से कॉल, फैमिली में क्या मैं कहूँ यार, उन्होंने अब देखो क्या, मतलब बड़ी हाइप सी ना मिल गई मुझे उस शो में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको अभी बैठे हुए तो मैं भी कह रहा था कि मैं 15 एपिसोड में 14 एपिसोड में डेंजर जोन में नहीं गया। एक दफा डेंजर जोन में गया और बाहर हो गया। मतलब मैं टॉप पे रहा, जो भी जाता था वो मेरे साथ स्टेज शेयर करता। रहीम शाह, अली जफर, स्ट्रिंग्स बैंड। अभी आप थोड़ी देर अंदर ही रहें शो के, बाहर अभी नहीं होना। ठीक है, अभी अंदर ही रहें शो के। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर आपने बड़ी बातें कर रही है अभी। हाँ, बाहर वाले पे मैंने बातें करनी है। अच्छा जी, सर। जी होस्टिंग हो गई जी और आमना इनाम पॉपुलर होस्ट बन गई, बिल्कुल। इवन बॉलीवुड में। बॉलीवुड और अभी फिर यहाँ आने से पहले भी लास्ट वीक मेरा शो था बिस्मिल की महफिल, अच्छा, बॉलीवुड स्टार के साथ। अच्छा, आई थिंक 1000 बंदा था, ज़्यादा नहीं थे लेकिन 1000 बंदा था, पर बॉलीवुड बहुत बड़ा शो था हमारे डीएमवी एरिया का। अच्छा। ये सियासतदानों के जलसों की तरह उधर भी ये होता है? कितने आदमी थे? कितने आदमी ये थे। होता है उधर हाँ भी? जी बिल्कुल। इधर होता है ना, इधर जलसे वलसे होते हैं, पीटीआई क्यों है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, तो हम लोग पहली कवर करते हैं ना, तो पहला सवाल ये आता है हमें कॉल आ, कितने आदमी थे? वहां पे हमारा इदारा भी, चैनल भी पूछ रहा होता है हाँ कितने आदमी थे। तो यहाँ तो जो है ना वो 5000 को लाख कह देते हैं, रात ऐसे ही सीधे आराम झूठ। सीधा ही झूठ। ठीक है लेकिन ऐसे। उधर बॉक्स ऑफिस पे टिकट कटे होते टिकट हैं, कटे होते हैं उधर इसलिए झूठ नहीं चलता। उधर झूठ नहीं चलता, हाँ, उधर नजरें भी बता देती ना एक दूसरे को के हाँ, हाल पिछो खाली सी। हाँ। हाँ तो वो पता चल जाता है। अच्छा, ये सफर चल रहा था, जी जी चल रहा है। तो एंजॉय कर रही थी आप इसको। अब ऑफ कोर्स मैं एक बात आपको कहना, आप मुझे बताइए ना, आप भी तो इतने माशाल्लाह मशहूर व मारूफ शख्सियत नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। क्यों आपको मैं लगता मशहूर होता मैं उधर बैठा होता। नहीं, आप मशहूर हैं तो आज हमने अल्लाह की आपको बड़ी कहा इज्जत कि दी है। हमारा इंटरव्यू ले लें, हैं? नहीं, मैंने रिक्वेस्ट किया आप दोनों से। अच्छा। अच्छा जी। तो लेकिन ये है कि आप अगर मशहूर हैं, अगर मैं और इसी तरह मशहूरी सबको पसंद होती है। मैं बहुत फेम को एंजॉय भी कर रही थी, सीख रही थी और मज़ा आ रहा था, लेकिन अचानक मुझे 2020 में जब कोविड आया ना, थोड़ा सा मुझे लगा कि अभी दुनिया रुक रही है, हमारी ये होस्टिंग वोस्टिंग ये जो चीज़ें हैं ये ज़रा ख़त्म हो रही हैं। उस वक्त थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया था, तकरीबन 6 महीने का। उसमें तो कॉन्सर्ट भी पूरी दुनिया में बंद हो गए थे सब ना? कुछ बंद हो गया सब था ना। कुछ हाँ जी, बंद इसीलिए हो कह रहे गया हूँ सब था। कुछ बंद हो गया था। अच्छा, रंधावा जी का रंधा आइडिया फिर उसके बाद शुरू हुआ? कोविड के बाद जब दुनिया का ये कॉन्सर्ट रुक गए, सारा हाँ, कुछ खत्म तो हो अब गया, आपने कहा कुछ करना तो है ना? कुछ करना है, कमाना भी है और ऑफ कोर्स अंदर एक वो हलचल मची होती है कि वेले क्यों बैठना है, राइट? क्योंकि जब आपने जाते ही मेहनत ही की है, जीरो से शुरू किया है, वेरी नाइस। तो आप बिल्कुल नहीं रुक सकते, बैठ सकते। तो मैंने फिर उस वक्त अपनी पुरानी डिग्री के बारे में सोचा जो 2016-17 में ली थी अच्छा, कि वो कब काम आएगी। तो मैंने फिर इस तरह स्टार्ट लिया। अच्छा, इसका मतलब है डिग्री रद्दी नहीं होती, काम नहीं, आती है। काम आती है। आपका स्किल, आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, तालीम, आपका अंदर जो है ना वो, आप बेशक उसको थोड़ी देर बाद यूज़ कर लें, पर काम आती है। क्या फिर डिसाइड किया? फिर डिसाइड ये किया, $5000 थे, सिर्फ $5000। $5000 थे, ख्वाब बड़े-बड़े थे। मैंने अपना कारोबार $5000 से शुरू किया था अच्छा, और वो भी मेरी अपनी कमाई थी, जो मैंने, मेरे पास कोई उस वक़्त ना कोई बड़ा घर, ना कोई गाड़ी, कुछ भी नहीं। उस वक़्त मैंने $5000 से अपना कारोबार शुरू किया क्या किया? और वो रंधावा ब्रांड्स था। कैसे? कैसे शुरू किया? अब ये बहुत अच्छा सवाल है, इससे लोग भी सीखेंगे। रजिस्ट्रेशंस ओपन थे फैशन सीज़न के, अच्छा, तो मुझे था कि मैंने काम बड़ा करना है। हुँ। मैंने पूरी पहले प्लानिंग की, मैंने अपने ब्रांड को लॉन्च किया। वहाँ डीएमवी एरिया, वर्जीनिया शहर के अंदर ब्रांड को लॉन्च की, एक सेरेमनी रखी। उसमें मैंने प्रॉपर उस पे मेहनत करके, इन्वेस्टमेंट करके, उसके 1-2 स्पॉन्सर्स, एक तो मेरी कंपनी टोटल मल्टीमीडिया, ये स्पॉन्सर थी। वहाँ से इसी तरह एक और कंपनी भी है, उन्होंने भी हमें स्पॉन्सर किया। फिर हमने एक लॉन्च इवेंट रखा, उसमें मैंने बूथ के ऊपर अपनी कपड़े रखे, अपनी सेल स्टार्ट करी। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं चली थी। थोड़ा-सा इससे पहले ज़रा वो बताएँ ना, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुई? वो भी हाँ, बताना क्या चाहूँ। खरीदारी की, कैसे हाँ, की? वो बड़ा ज़रूरी है, वो बड़ा ज़रूरी वो है। जो आपने रखे, क्या उसको कहते हैं? वो टेलर? टेलर्स। टेलर, मास्टर जो रखे, वो उनके नखरे उनके नखरे। कितने में आए? देखें, शुरू में कॉर्पोरेट कर रहे थे, आपकी नए कारोबार मजबूरी से फ़ायदा तो नहीं उठा रहे थे? ये कहानी तो सुनाएँ ना। ये बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं 3 जगहों पे, 3 हेडक्वार्टर्स हैं अभी, उस वक़्त सिर्फ 1 था, वो था इंडिया।
सूरत से स्टार्ट लिया गया सारा मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि जो आइडिया था, जो दिमाग में चीज़ें थी, वो यहाँ नहीं बन सक रही थी। और यहाँ की प्राइसेस जहाँ से मैं, क्योंकि मैं अमेरिका में बैठी हूँ, सफ़र बंद हैं, कर नहीं सकते, तो ज़ाहिर बात है शिपमेंट ही एक तरह तरीके से हो सकती थी। आप स्केच करके या आइडिया शेयर कर सकते थे, टेलर को ऑनलाइन जूम पे समझा सकते थे और आपका काम चल सकता था। वैसे ही शुरू किया, लेकिन उस वक्त नखरे बहुत थे लोगों के। वो कहते थे बाजी काम कैसे करें, हम ये नहीं हम वो। पहले मैंने अब यहीं पाकिस्तान में 3-4 लोगों से रब्ता किया, किसी ने मुंह नहीं लगाया। सबने सीधी सी बात वो है, फैशन इंडस्ट्री के लोग थे? एक फैशन इंडस्ट्री की थी और 2 जो थे वो लोकल टेलर लिबर्टी मार्केट के। उन्होंने कहा बाजी कित्थे दियां गल्लां, तुसी रहन दो, है बहुत मुश्किल है। मैंने एक काफ्तान की स्टिचिंग पूछी तो मुझे 8,000 रुपये बता दी गई उसकी स्टिचिंग। मैं क्या 8,000 रुपये अगर इसे दे दिए तो आमना बीबी आप काम कैसे शुरू करेंगी? $5,000 है तेरी जेब में, क्या करोगी? बहुत सारे इस तरह की चीज़ें मेरे सामने आई। फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया, मेरे सूरत में एक मेरी फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड है इंडियन, उनको मैंने अपना आइडिया बताया, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इसमें। उन्होंने कहा आमना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने स्केचेस हमें भेजें, जो चीज़ आपको चाहिए कलर कॉम्बिनेशंस टेलर को, डायर को सामने बिठा के बताएं। इसी तरह ज़ूम मीटिंग पे हम लोग, टेलर इधर बैठा होता था, डायर इधर बैठा होता था, जो बनाता है रेशम का काम करता है वो इधर बैठा होता था। और उसके साथ मैंने 2 मासियाँ हायर की जो गाँव की थी, सूरत हैदराबाद की, वो प्रॉपर ना हाथ के साथ कढ़ाई करती थी। तो उनको मैंने पूछा, मैंने कहा तुमको कोरे दबके का छोटे टांके और बड़े टांके की को समझ है? तो वहाँ पे छोटे टांके, बड़े टांके को वो लोग और दाम देते थे, वो कहते थे दुबकी। हाँ बाजी हम दुबकी जानते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है बहन तुम दुबकी करो, पर दुबकी का थोड़ा सैंपल भेजो। फिर 1 हफ्ता पूरे सैंपल मंगाए, फिर सब कुछ, फिर जब मुझे समझ आ गया ये मेरा काम बना सकते हैं, फिर मैंने 15 आर्टिकल्स पहले फाइनल किए, उनके कॉम्बिनेशंस, उनके स्केचेस, उनके प्रॉपर स्टाइल्स। वो 15 सूट मैंने बनने के लिए दे दिए। मैंने उनको फिर अपनी मर्जी का बजट दिया। मैंने कहा देखो मैं शुरू कर रही हूँ काम। इससे पहले कभी जिंदगी में आपने वो गुड़िया का कुर्ता भी नहीं सिया हुआ था? नहीं, क्यों नहीं सिया हुआ था? अच्छा। इसमें भी एक स्टोरी है। जब मैं पाकिस्तान में थी, तब मैं अपने कपड़े, माँ जी के कपड़े, अपनी भाभीयों के कपड़े, शौक शुरू से था। हर चीज़ डिज़ाइन करती थी और बड़े एलिगेंट तरीके से डिज़ाइन करती थी। लेकिन कभी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था कि कोई बुटीक या इस तरह, वो नहीं कभी किया। तो यहाँ पे सब जब 15 आर्टिकल्स बन के आए 1 महीने के अंदर, दिल खुश हो गया। जो चीज़ दी बन के आई, क्योंकि ये वो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, वहाँ के अब जमा प्रोफ़ेशनल पूंजी टेलर लगा हैं। दी आपने, जमा पूंजी लगाई हुई है? लगाई हुई है जमा पूंजी, और अंदर से दिल भी डर रहा है। हाँ। हाँ, हाँ। और अंदर से दिल भी डर रहा है कि भाई बहन क्या होगा? खसारा हो गया तो क्या करोगी? सिंगल मॉम हूँ मैं, मेरे तो आगे पीछे सब कुछ तुमने कर दिया जो करना था, क्या करोगी? 5,000 कोई ज्यादा रकम नहीं होती, मेरे पास नहीं थे। आज माशाल्लाह हमारे पास मिलियन डॉलर लगाने वाले भी लोग खड़े हैं पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत है। बात यह है कि उस वक्त नहीं थे। फिर हमने शुरू किया कारोबार, लॉन्च हो गई, इस तरह कपड़े बन के पहुंचे। लेकिन यहाँ पे मेन चीज है नईम साहब, वो कपड़े नहीं बिके। नहीं बिके? नहीं बिके। 4 सूट बिके, 15 बनवाए, 4 सूट बिके। बहुत मायूसी। लॉन्च पार्टी पे खाने का भी खर्चा हुआ है, आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस का भी खर्चा करवाया, लाइटिंग, और डिकोर, असल में प्रोडक्शन, मकसद ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाना था, ब्रांड इंट्रोड्यूस कराना तो था, उसका रिस्पांस नहीं आया। नहीं आया। ऐसे जैसे जो मेहनत की है वो सब सर पे आके पड़ी। मुझे लगा आमना ये चीज़ नहीं चल सकती। घर आ गई बड़ी मायूस बैठी हुई थी। दिल में रोना, रोई भी थोड़ा सा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो नहीं, मैंने बड़े बड़े लोगों को ऐसे ही देखा है बिजनेस करते हुए, नहीं यार हारना नहीं है। 2-3 महीने गुजर गए तो मुझे अचानक रजिस्ट्रेशंस के बारे में पता लगा कि न्यूयॉर्क फैशन वीक की। तो जिसको मैं बोलूं मैं न्यूयॉर्क फैशन वीक कर रही हूँ, सब मेरे पे हंसे कि बीबी लॉन्च तेरी चलनी नहीं, तो तू चलनी है न्यूयॉर्क फैशन वीक कर। दिमाग तेरा ठीक है? मैं कहूँ जी आपको करके दिखाऊंगी मैं। मेरा जज्बा बड़ा स्ट्रांग था, मेरा मेरा बिलीव था कि मैंने करके दिखाना है। मैंने रिक्रूटमेंट का, रजिस्ट्रेशंस ओपन का, मॉडल का मैंने पोस्टर डाल दिया। बड़े लोगों की हंसियां, मैसेजेस आ रहे ने, पागल हो गई है, की कर रही है, ये वो बड़े काम। किसी की नहीं सुनी। इधर से इवन मैंने मैसेजेस को बंद कर दिया और सिर्फ लाइक्स एंड व्यूज को देखती रही कि रिस्पांस कितना है। रिस्पांस अच्छा आया। मैंने पहले शो में 35 मॉडल्स रिक्रूट की, पहले शो में न्यूयॉर्क फैशन वीक। उन मॉडल की कैस्टिंग कॉल की, 35 मॉडल डिसाइड हुए, रजिस्ट्रेशंस भी भरी उन्होंने। थोड़ा सा मुझे हिम्मत बढ़ी मेरी। फिर मैंने उस पे जनाब, जो मेरी सबसे पहली मैं अपनी गलती कह सकती हूँ, मैंने इंडस्ट्री नहीं पढ़ी। जो रनवे फैशन पढ़ा उसी के ऊपर सोचा कि सब कुछ कर सकती हूँ, पर इंडस्ट्री को नहीं पढ़ा, इंडस्ट्री पे रिसर्च नहीं किया।
मैं सबको बोलूँगी जो भी लोग फ़ैशन इंडस्ट्री में हैं, प्लीज़ आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री की नीड, इंटरेस्ट इंडस्ट्री को पढ़ें। इंडस्ट्री को किस चीज़ की ज़रूरत है? आया वो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, वो फ़ैशन इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री है। अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री पे रिसर्च करें, अपनी फ़ैशन इंडस्ट्री पे। मैंने नहीं की, ये मेरी गलती थी। ते लहंगे ते चूड़ीदार्स और कुर्ते बना के गोरियां दे न्यूयॉर्क फैशन वीक ते पहुंच गई मैं। मैंने लगा चलेंगे, राइट? तो मैं तो 35 मॉडल, हर चीज़, रिक्रूटमेंट डन, कोरियोग्राफी डन, म्यूजिक डन, सब कुछ डन, और मैं लेके 35 मॉडल्स पहुंच गई। जब आगे गई तो वर्सटाइल गाउन्स, ब्राइडल कटूर्स। अब भाई मैं न्यूयॉर्क फैशन वीक के रनवे पे खड़ी हूँ। मैं ऐसे नजरें घुमा रही हूँ, एक से बढ़कर एक आर्टिकल। दिल अंदर से डरा हुआ है कि भाई बीबी इस कंपटीशन में आ गई। पीछे से आपने चौधरी इलियास वाले कपड़े बनाए हैं, उधर एंडरसन चल रहा है। एंडरसन उधर जेंडरसन और एंडरसन दोनों मिक्स ओह। चल रहा है। और मैं कभी अपने उंगलियों को देख रही हूँ, मैं खुद भी मैडम अनारकली पहन के खड़ी हूँ। मैंने खुद भी अनारकली पहना। मैंने रिसर्च नहीं किया था ना कि वहाँ की नीड क्या है। तो मैंने जनाब बड़ा अंदर से दिल डरा, और अचानक अनाउंसमेंट होती है, वी हैव 280 डिजाइनर्स टुनाइट टू रिप्रेजेंट देयर कलेक्शन। ओह हो, और डर गई। 280 डिजाइनर, मैं कली पाकिस्तानी कुड़ी, और एक रंग जा रहा है, एक रंग आ रहा है, एक रंग सेम जा रहा है, स्टोरी। एक रंग जा रहा है, एक रंग आ रहा है। अल्लाह का नाम लेके फैशन शो ते कर रहा है, लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। ये मेरी दूसरी नाकामी। कितने नंबर पे आपका रैंक? 14वें नंबर पे। 14वें पे? 14वें पे, 14th नंबर पे मैं थी। 13 डिजाइनर मेरे से पहले थे, 14वें पे मैं थी। लेकिन वो 14वां, वो पर डे था ना, यानी टोटल 3 दिन का वीक होता है, तो उसमें यानी एवरी डे 35-40 है, तो मेरा 14वां नंबर था। घर आ गई, घर आके फिर मायूसी हुई, फिर दिल बहुत छोटा हुआ। मैंने फिर भी हार नहीं मानी। दूसरा मैच हार गई। हाँ, दूसरा मैच भी हार गई, हम्म। पैसे भी लूज किए, कलेक्शन नहीं बिकी, पड़े हैं कपड़े बेसमेंट में। तो 4 महीने के बाद फरवरी फैशन सीजन दोबारा देखा। घर वालों ने कहा, बेटे ने कहा, मामा पागलपन अब अगेन अगेन नहीं, प्लीज, वी कैंट अफोर्ड दिस। और ये भी न्यूयॉर्क फैशन वीक? न्यूयॉर्क फैशन वीक के 2 सीजन होते हैं एवरी सीजन, सितंबर एंड फरवरी। सितंबर में तो लूज हो गया ना, अब आगी बारी फरवरी की। माँ को हलचल मची हुई है, सुबह उठते बैठते अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि वसीला बना दे, या अल्लाह क्या करूँ। फिर मैंने रिसर्च की, मैंने कहा अब के बार नहीं हार माननी आमना, अब रिसर्च करो। रिसर्च किया, स्टडी किया, कोको शनैल से पढ़ना शुरू किया, कोको शनैल की ड्रेप सीखी। मैं कहती हूँ आज मैं आप सबके सामने आज शो में बैठ के कह रही हूँ, मैं कोको शनैल की ड्रेप आपको एग्जैक्ट आपको ड्रेप करके दे सकती हूँ जैसे वो 60s में करती थी। मैंने वो सीखी, मैंने पढ़ी, मैंने ऑनलाइन जा जा के सीखी, स्केचेस कर करके देखे, मैंने वो ड्रेप सीखी। 90s के फिर गोरों का फैशन पढ़ा, फिर मैंने उसके बाद जनाब 70s के फैशन को भी पढ़ा। फिर मेरे अंदर अवेयरनेस आना शुरू हुई। फिर मुझे पता लगा स्कर्ट में और लॉन्ग स्कर्ट में और शॉर्ट स्कर्ट का फ़र्क क्या है, ब्लाउजेस किस किस्म के हैं, बॉडी सूट्स क्या हैं, कोर सेट्स क्या हैं, ओके, इन्फिनिटी कट कौन सा है और स्लिट कट क्या है। फिर मैंने ये सब पढ़े, फिर पढ़ के एक प्रॉपर माइंड मैच किया, अपने दिमाग में एक आइडिया बनाया। फैशन शोज़ देखे, मनीष मल्होत्रा का देखा, डियोर का देखा, कोको शनैल का देखा, बरगंडी का देखा, बर्बेरी का देखा, वो उसका देखा। इसी तरह 4-5-6 फैशन शोज़ मैंने हर रोज़ और रिपीट पे देखे, 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 देखे और अवेयरनेस ली। उन फैशन शोज़ को देखने के बाद मेरे अंदर एक जज़्बा और पैदा हुआ। कलेक्शन रेडी की, एमरेट डियोर उसका नाम रखा कलेक्शन का। थीम था जनाब गोल्ड एंड बोल्ड ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड बोल्ड ग्रीन। कलेक्शन नेम एमरेट डियोर बाय आमना इनाम। न्यूयॉर्क फैशन वीक ठा और जाके जब मैंने इसकी पोस्टिंग डाली, आई गॉट 45 मॉडल्स। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। 45 मॉडल्स रिक्रूट किए। 2023 2022 टू 2022 45 मॉडल रिक्रूट किए। एमरेट गोल्ड डियोर जो है अपनी उसमें मैंने पूरी प्रोडक्शन रेडी की, और उसके बाद जनाब पूरी तैयारी के साथ, और वो था जी दुबई का पूरा थीम था, उसमें जनाब पहुंच गई मैं फैशन शो करने के लिए। और वो मेरा हाईएस्ट फैशन वीक, मैं आपके साथ अभी पिक्चर भी शेयर करूंगी, और वो मेरा हाईएस्ट फैशन वीक रिप्रेजेंट हुआ। और उसकी पिक्चर्स हार्पर बाजार, वोग, एलए,
और उसके साथ 16 और पब्लिकेशंस थे जो न्यूयॉर्क टाइम्स में भी मेरी पब्लिकेशंस आई। बिलबोर्ड के ऊपर तस्वीरें गई, टाइम स्क्वायर बिलबोर्ड पे। शिकागो ग्राउंड से बाहर मार दिया। मार दिया। पहली इनकम क्या? मिलियंस के शो होते हैं हमारे, झूठ नहीं बोलूंगी। पहली पहली मुझे ज्यादा नहीं, मुझे नहीं जानना, मुझे हाँ, नहीं लेकिन जानना। पहली ज्यादा कमाई नहीं थी। पहली में मेरे ख्याल में 18-20 हजार $18 अम्मी खुश हो गई, बेटा खुश हो गया उन्हें क्या? नहीं, तब भी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, तब भी नहीं हुआ। उसने कहा कि ये हमारी लाइन नहीं है। हमारे पूरी फैमिली में अम्मा कोई ऐसा काम नहीं कर रहा जो आप कर रही हैं, और मुझे इसका कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। आई डोंट थिंक सो हम रंधावा ब्रांड्स को कहीं आगे किसी मुकाम पे लेके जा सकते हैं। और आज वही बेटा मुझे कहता है सो प्राउड ऑफ यू मम्मी, क्योंकि उसने काम को देखा। उसने, आज मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो भी जब इस शो को देखेगा तो इसको सुनेगा तो कहेगा कि आप मेरे सारे सच बोल के आ गई हैं। लेकिन वाकई सही बात है। वो मेरी सक्सेस थी जी, तीसरे शो में जाके। लेकिन उसका मैं बताऊं, सीखना और सिखाने का जो प्रोसीजर है, इसको लाइफ में कभी खत्म ना करें। सीखने वेरी से आप नाइस। सीखते हैं। मैंने अपनी गलतियां भी आपको बताई कि मैंने गलती क्या की। मैंने इंडस्ट्री को नहीं पढ़ा, इंडस्ट्री को नहीं सीखा। मैंने इंडस्ट्री को सीखा तो आज मैं कामयाब हुई। फिर हर सीजन को मैंने इसी तरह सीखा। ये तो फैशन आइडल हो गया ना मामा। क्या बात, आपके क्या वाले। बात है, क्या बात है। अच्छा, स्टोरी है। हाँ जी मैं बिल्कुल। अब मुझे कमाल अच्छा लगा कि success- उनको कमाल- सारी एक एक पॉइंट याद आ। कमाल सक्सेस। हाँ जी, अच्छा, सच हमेशा याद रहता है Very मरते nice. दम तक। ऐसे बिल्कुल। ही झूठ बदलना पड़ता है और बार 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 बनाना बार पड़ता बार है। बनाना सच तो हमेशा सच रहता है। पड़ता है। ऐसे ही। अब जो है सूरत हाल ये हो गई है कि अरूज पे है आइडल, एपिसोड पहला चल गया है जी जी, और सब तरफ काशिफ काशिफ हो ऐसे ही गया। ऐसे ही ऐसे ही। आगे अब मराहल क्या थे उस वाले आइडल में? आपको लगता था कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा था? जजेस का जो मनसब है, जजेस उसका पास रख रहे थे, इंसाफ कर रहे थे, या बाज़ उनको भी पता नहीं होता था क्या हो रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है। उसमें सबसे पहले हम लोग अपने आप पे फोकस करते थे। हमें ये होता था कि यार हम लोग टॉप 13 है, हमने बेस्ट परफॉर्म करना है। अच्छा, आप 13 में आ गए जी, टॉप 13 में आ गए। और ये टोटल कितने लोग थे? ये उस टाइम पे जो उन्होंने 2-2.5 करोड़ बंदे ने ऑडिशन दिया वो तो पूरे पाकिस्तान। ऑनलाइन ऑडिशन जी थे? जी जी जी। अच्छा, ओके। और जो शो में आए वो 500 आए थे पहले। 500 हाँ जी। उसमें अब स्क्रूटनी हुई टॉप 13 और आप 13 में आ गए। जी। आगे जब स्टार्ट हुआ टॉप 13 में, हमें ये तो पता चल गया कि यार हम बेस्ट हैं इनमें से, जो यहाँ तक आ गए। तब फिर स्टार्ट हो गए जॉनरास, गजल, प्लेबैक, भंगड़ा। तो सॉन्ग आते थे, सम टाइम कुछ सुने होते थे, कुछ नहीं सुने होते थे। और वो गाने में सजेस्ट करते थे। सजेस्ट करते थे जी, ये जी। कर लें आप। हाँ जी। तो जब वो फिर हम आपस में, जब हम 8 लड़के थे और 5 हमारे साथ गर्ल्स थी, तो फिर हमारी एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग, कम्युनिकेशन, बड़ा गाना यार ये तुम गा लो, फिर हम ऐसे भी कर सकते थे शेयर। ये जो टॉप 13 थे, जी जी, इनका क्या प्रोटोकॉल था वहां पे? स्टे वटे कैसे होटल में था? खाना पीना, गाड़ी शाड़ी, या सिर्फ उनको स्क्रीन पे इज्जत मिल रही होती थी 1 घंटे के लिए, बाकी भेड़ बकरियों की तरह? जो हमारे वाला पाकिस्तान आइडल था ना, वो बहुत वीआईपी था। अच्छा, देखिए, तारीफ जो है वो करनी चाहिए। किस होटल में स्टे था अभी पता हमारा चला? पीसी में था, कराची में। ठीक है। ठीक है, नाइस। हम लोग 6 मंथ वहाँ स्टे किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि जब भी कोई कंटेस्टेंट घर से उदास हो जाता था, एयरप्लेन की टिकट मिलती थी उसको, एक दिन के लिए अपने घर जाए, मिल कर आ जाए लेट। और उसमें से सबसे ज़्यादा ट्रैवल मैंने बहुत किया है। मैं उनको कहता था मैं छोटा, और मुझे उस शो में ये पता चल गया था कि मैं बड़ा ना चहीता कंटेस्टेंट बन गया। आपको आइडिया हो जाता है कि लोग आपको थोड़ा ज़्यादा ही अकोमोडेट कर रहे हैं। पैम्पर्ड कर रहे हो। हाँ, तो मैंने इनको कहना जी मैं छोटा हूँ, मुझे घर की याद आ रही है। और बाकी कंटेस्टेंट सम टाइम थोड़ा करते थे कि यार ये बहुत जा रहा है लाहौर, टिकट लेके चला जाता है। तो उनकी जो मैनेजमेंट थी उस टाइम पे, पेप्सी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। पेप्सी ऑफिशियल उनका पार्टनर था, तो पेप्सी ने बहुत ज़्यादा उनको, अच्छा, हम बहुत लग्जरी लाइफ वहाँ पे गुजारी है 6 मंथ आप स्टिल। तो ये ग्रैंड फिनाले था, जी, ग्रैंड फिनाले। उसमें कितने लोग थे? उसमें सारे उन्होंने टॉप 13 बुलाए, अच्छा, सब ने परफॉर्म किया। और कुछ ऐसे कंटेस्टेंट जो लड़कियां थी, उनकी फैमिलीज भी हमारे साथ होटल में स्टे करती थी। और सारा वो उनका जितना भी एक्सपेंस था वो सारा पाकिस्तान आइडल टीम देखती थी। और जो हमारी, फाइनल मरहला था जी जी, उसमें अब कंपटीशन किस किस में रह गया था? उसमें रह गया था टॉप 4 में रह गया था। मैं था, जमात बेग था, अली असद और मोहम्मद शुएब था। 4 लोग थे? जी 4। चारों मेल? जी 4 में। इनका ताल्लुक पंजाब से था? मैं लाहौर से था,
और जमात बेग ऑडिशन उसने लाहौर से दिया था, बट वो बिलोंग मंडी भाउद्दीन से करता था। ठीक है। और शुएब जो था पेशावर से था और अली असद कराची से। अच्छा, अब कहानी क्या हुई? अब कहानी ये होगी कि हम लोग चारों स्टार बन गए, उस लेवल पे आ गए हैं कि जी लोग पसंद कर रहे हैं, तब इतना कॉलें आ रही हैं कॉलें फंक्शंस आ के रही लिए, हैं। जी 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 जी। यही है बात। तो बड़ी मजेदार बात आपको बताऊंगा कि मैं जब उस शो से निकला फाइनल से, तो मैं जब एयरपोर्ट पे था, तो अब पाकिस्तान लाहौर में मैं टॉप पे हूँ, लोग मतलब मेरे घर आ रहे हैं, फैमिलीज मुबारकबादें आ रही हैं और सब इस तरह चल रहा है, फोन आ रहे हैं, फेसबुक का दौर था तब, बस इंस्टाग्राम और ये दूसरे प्लेटफॉर्म नहीं थे। फिर भी इस तरह हुआ कुछ कि जब मैं ना, मेरे घर वालों की कॉल है कि कब आना वापस, हमने ढोल शोल लेके एयरपोर्ट पे आना। मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने टिकट कराई, मैंने कैब पकड़ी एयरपोर्ट से घर। अब दिमाग में एक चीज बड़ी कॉमन आई कि यार जो सिंगर होते हैं मेरे ज़हन में, उनके पास गाड़ी होती है, महंगा मोबाइल होता है, मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं है, और मेहनत भी करनी है। पाकिस्तान में आपको पता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे स्ट्रगल करके वहां तक गया, वो पाकिस्तान एड में गाड़ी मिलनी थी, 10 लाख रुपए मिलना था वो भी नहीं मिल सका। तो बहुत मेहनत की, स्ट्रगल की, कोक स्टूडियो गया। फाइनल कौन जीता था ये वाला? ये जमात बेग जीता था मेरिट पे जीता था? जी, जमात बेग। वो बेस्ट था, टॉप 4 में बेस्ट था वो? जी, बेस्ट वो इन सेंस में था कि वो उनकी जो टीम थी, उन्होंने उसको अच्छा गाता था, नो डाउट। देखें फाइनल में आपका जो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग था वो गलत तो नहीं था? नहीं नहीं, गाना मेरा गलत नहीं था, क्योंकि गाने हमें वो देते थे, ठीक है। कौन सा गाना था फाइनल में? वो मुझे लगता है कदी आमिल सावनी यार, वो गाया था मैंने। या वो तो सुनाओ जिसकी वजह से निकले हो। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जात, बसो हमारी नगरी, मोहे सुंदर मुख दिखलात, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार दे, मेरे लूलू चीख पुकार दे, हो कदिया मिल सांवल यार वे। क्या बात है। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, कदिया मिल सांवल यार वे। क्या बात है क्या बात मिस, है जी, क्या बात, क्या कहने। क्या कहते Thank you जी, तो जी, thank you। तीनों जजेस अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने तीनों ने, बुशरा अंसारी साहब आपने, हदीका कियानी आपने, अली अजमत आपने, ये गाना गाने पे काशिफ को ग्रैंड फिनाले से निकाल दिया, हरा दिया। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप तीनों आज भी ये अस्ताई मुझे गा के भेज दें, अगर आप काशिफ से बेहतर नहीं काशिफ जैसी गा दें तो मैं यकीन कर लूंगा कि आपका फैसला दुरुस्त था। और अगर आप तीनों आज भी ये गाना ना गा सके जिस गाने का आपने फैसला ही दे दिया, तो फिर आपको सॉरी का मैसेज कर दें। काशिफ का नंबर है, मैं नंबर आपको तीनों को टेक्स्ट करूंगा, तीनों का आपका नंबर मेरे पास है, सॉरी का मैसेज जरूर करिएगा। मैं चैलेंज करता हूं, आप जजेस थे, आप जजेस हैं, आप मुनसफ बने हुए हैं मौसीकी के, आप आज भी इस शख्स का ये गाना मुझे गा के दिखा दें जिस गाने पे आपने इसको निकाल दिया था। बेशक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। और इसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। जब मैं निकला
तो अनाउंसमेंट की वो आपने मुझे याद हो आपने मुझे कॉल की थी इस बारे में कि काशिफ इस बारे पे स्टेप लेते हैं कि हदीका कहनी ने अनाउंस किया कि काशिफ मैं तुम्हारे साथ गाना रिकॉर्ड करूँ। आफ्टर हाँ जी, ऑन स्टेज उस ओके शो पे जब मैं एलिमिनेट हो रहा था और मैं रो रहा था, मुझे कहती मैं आज अनाउंसमेंट करती हूँ कि मैं काशिफ के साथ डुएट करूँ। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था और मैं जब 1 महीना गुज़र गया तो मुझे किसी ने कहा यार आप कॉन्टैक्ट करो। मेरे पास नंबर मैंने मंगवाया किसी से मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मैम आपने मेरे साथ कोलैब की बात की थी। कहते हाँ, बिल्कुल डिसाइड करेंगे काशिफ, तुम चक्कर लगाओ स्टूडियो। मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर टच किया, फिर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर मैंने मुलाकात होगी, मैं घर गया। तो मुझे कहती आप काशिफ बड़ा अच्छा गाते हो आप। तो मैंने कहा मैम कुछ अच्छा गाना बनाते हैं। कहती अभी आप ना स्ट्रगल करें थोड़ी और। तो मुझे ना बड़ी जब आपको ऑन एयर एक चीज़ कोई बोल देता है ना कि यार मैं आपके साथ कुछ कोलैब करूँगी, या कोलैब करूँगा, तो वो आपके ज़हन में ना माइंड में बैठ जाता है। तो मैंने कहा मैम शायद आप मेरे साथ गाना करें तो मैं मुझे पुश मिल जाए। 2015 की बात आपको बता रहा हूँ। तो मुझे कहती हाँ, अभी हम करेंगे प्लान ज़रूर। मुझे समझ लग गई मैं उस दिन जब वहाँ से निकला वो लॉलीपॉप तो मुझे लगा कि मुझे अब मेहनत करनी है। तो लास्ट पे बात करूँगा कि मुझे मेरे लिए इतनी अच्छी मोमेंट थी कि 2023 में हम लोग डीएचए गुजरांवाला में फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे थे और मैं, आसिम अज़हर और हदीका कहते हम मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट थे हम्म। और हमारे ग्रीन रूम और हमारा प्रॉपर वो तीनों का एक एज एन स्टार मुझे बहुत अच्छी फील आई उस दिन। मैंने उनको फिर भी जाके मिला। मेरा ग्रीन रूम था, मेरी टीम थी, मेरी बाउंसर थे, सिक्योरिटी थी। मैंने कहा यार मैंने मिला। लाइक उनके मुँह उनके फेस पे ना मुझे वो कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि जिससे वो नहीं, वो इंशाल्लाह वो नहीं आएगा। जी। कुछ लोग ना सिफारिश पे आते हैं, मेरिट पे निकल जाते हैं। मेरिट पे निकल वाह! इस शख्स को ये मेरिट पे गया था, सिफारिश पे निकाल दिया गया। सिफारिश पे ये निकल मेरा कंक्लूजन है आपके केस में। अच्छा जी, जी। अब छिक्के मारने शुरू कर दिया आपने, जी, मार दीजिए। रंधावा ब्रांड हिट हो गया। थोड़ा सा नाम बन गया, अच्छा, ये भी थोड़ा सा है। अच्छा फिर? फिर उसके बाद जी दोबारा से सीज़न आ गया सितंबर वाला, उसमें मैंने और स्ट्रगल की और सीखा। जो ची गलतियाँ पिछले में रह गई थी, मैंने सोचा कि इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट की जाए। फिर थोड़े पैसे भी आ गए थे, फिर ज़रा पैसा और लगाया, इन्वेस्ट किया और फिर खाली इंडिया सूरत में नहीं रह गए, फिर मैंने टर्की में अपना हेडक्वार्टर बनाने का सोचा। टर्की का फैब्रिक मुझे बहुत पसंद था। मैंने कहा टर्की में ज़रा बात चलाई जाए। फिर लड़का हायर किया, फिर लड़की हायर की, ऑनलाइन बातचीत की, कमीशंस डिस्कस किए, आपको इतना कमीशन दिया करूँगी, काम करो मेरे लिए, वहीं के लोग। फिर टीम बनते बनते अब 12 लोग मेरे अंडर काम करते हैं टर्की से अभी? माशाल्लाह। अभी। हाँ जी, और ओवरऑल ओवरऑल हाँ जी, पूरा पूरा वर्ल्ड वाइड जो भी काम होता है, सो टर्की से भी हम। वो $5000 हाँ जी। और आज की कहानी, लोगों के रवैयों में क्या फ़र्क दिखा? जो कभी घर नहीं बुलाना चाहते थे, आज कहते हैं प्लीज़ हमारे घर आ जाएँ। तो जाए ना, क्यों नहीं जाती? अब शायद हमारा दिल नहीं, अच्छा, अब शायद हम बड़े मसरूफ़ हो गए, बिज़ी हो गए हैं। बिज़ी हो गए। मैं अभी भी कहूँगी, अभी भी हम बिज़ी, बिज़ी। मसरूफ़ हो गए, दिमाग नहीं ख़राब हुए, बिज़ी हो गए। अच्छा था। लेकिन अभी भी दिलों में इज़्ज़त, एहतराम उतना ही है जितना पहले था। जो लोग उस वक़्त पसंद नहीं करते थे, उनके लिए आज भी यही मैसेज है कि आप हमें आज भी उतने ही प्यारे हैं जितने उस वक़्त थे। कोई ऐसी बात नहीं है। शॉर्टली ये बताना है जी। कि कहाँ देखना चाहती हैं रंधावा ब्रांड को? नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान से लोग बाहर मूव करते हैं फ्यूचर बनाने के लिए। आपको जब सक्सेस मिली तो आपने पाकिस्तान की तरफ मूव कर लिया जी। और आप यहाँ भी सोच रही हैं कि कुछ हो जाए, आपकी मीटिंग्स भी चल रही हैं। क्या करना चाहती हैं? और ये मिट्टी से मोहब्बत जो है, ये कभी कम नहीं हुई? कभी कम नहीं हुई और ना ही कभी कम होनी है। मेरा देखें, आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग बाहर जाते हैं और मैं वापस अपने वतन आई हूँ। यकीन करें, मैं जितने भी लोगों को मिल रही हूँ, मैं सबको कह रही हूँ कि मैं पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहती हूँ, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली। आपको लगता है यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री है? किसी को जानती हैं? अ, मौजूदा कौन है यहाँ पे मसलन? मैं नाम सुना एक ना किसी का? मैं 1-2 लोगों को जानती हूँ। मसलन? HSY को देखा है, हाँ, फ़रीहा अल्ताफ़ जी को देखा है, एग्ज़ैक्टली। इफ़्फ़त उमर साहिबा को देखा है। इन लोगों को जिनको मैंने काम करते हुए देखा है कि ये लोगों ने काम किए हैं अपने वक़्तों में और अभी भी खैर कर रहे होंगे, लेकिन मैंने अभी का नहीं देखा। लेकिन मैं इमर्जिंग मॉडल्स एंड डिज़ाइनर्स के लिए बात करना चाहूँगी। इमर्जिंग मॉडल्स जो अभी आ रहे हैं इंडस्ट्री में, इमर्जिंग डिज़ाइनर्स जिनके अंदर पैशन बहुत है, जिनके अंदर जज़्बा इतना है कि वो कुछ भी कर दिखाएँगे, पर उनके पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। मैं आपके शो में बैठ के आज सबके सामने जो भी मुझे सुन रहा है, उनको कहना चाहूँगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीरियस नोट पे,
आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कीजिए, आमना इनाम कहीं पे भी जाके गूगल कीजिए, आपको आमना इनाम मिलेंगी। मेरी तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी मुझे ढूंढने में। रब्ता कीजिए, मैं आप लोगों को शायद कुछ ऐसी स्किल्स बता दूं जिससे आपके कारोबार में इजाफा हो, आप लोग अपने कारोबार को वर्ल्ड वाइड लेके जा सकें। मुझसे रब्ता करें, शायद मैं आपके ब्रांड प्रमोशंस में काम आ सकूं, शायद मैं आपको वो रास्ते दिखा सकूं जो आपने यहाँ पाकिस्तान में बैठ के नहीं देखे। सो आई एम ओपन फॉर कोलैबोरेशन विद ईच एंड एवरी पर्सन, जो भी तैयार है आइए रब्ता कीजिए। आपको लगता है कि आमना को उसकी मेहनत का इनाम मिल गया? इससे बड़ा इनाम क्या मिलेगा कि मैं 12 साल के बाद आके आज अपने मुल्क में वापस आके जो मैं करना चाहती थी उस चीज़ की कैंपेन स्टार्ट कर चुकी हूँ। मुझे लगता है कि मुझे मिला है और मुझे लगता है मैं इंशाअल्लाह करीब नेक्स्ट हमारी जब भी मुलाकात होगी मैं आपको बता के जाऊंगी कि काम हो गया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछनी है, जी जी। क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं अब तो। ये हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये ट्रेंड है कि मॉडल जो है ना बिल्कुल पतली होनी चाहिए। यानी कि वो रैंप अक्सर देखते हैं हम, ब्राइडल कचोर वीक होता है या हमारा पीएफटीसी जो बच्चे जैसे- कुछ इवेंट रह गए हैं, तो वो मॉडल को देख के लगता है कि इसको तो डॉक्टर पे जाना चाहिए था, रैंप पे चलेगी। तो बाहर इस तरह का नहीं देखा। बाहर मैंने नोट किया वहां के फैशन शोज जो देखे हैं और वहां के जो इवेंट्स देखे हैं उसमें इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। आपकी बड़ी साइंस जो है, आपकी जो नॉलेज है, मैं उसको सलाम पेश करती हूँ। बहुत कम लोगों को ऐसा नॉलेज होता है। आपने बहुत सही बात की है। फैशन इंडस्ट्री पाकिस्तान की और फैशन इंडस्ट्री इंटरनेशनल लेवल पे दोनों डिफरेंट हैं। अच्छा, ये ऐसे ही है जैसे एक तरफ हलीम बन रही है और दूसरी तरफ चिकन कोरमा, इतना डिफरेंस है। तो इसको मैंने इसलिए इससे तशबीह दी है क्योंकि लोगों को टेस्ट का ही नहीं पता। अच्छा, वहां पे यहाँ पे जीरो साइज को जो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, वहां पे प्लस साइज को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। अच्छा, 14 साइज से 20 साइज, 25 साइज तक, यानी ये ट्रिपल एक्सल, उससे भी बड़ा साइज। मोटापा बहुत है वहां पे, अच्छा। लेकिन वो लोग जो है इस चीज को बुरा नहीं महसूस करते। यहाँ पे कहा जाता है कि 25 साल के बाद भी मॉडलिंग करो तो बुढ़ी आंटीज रनवे पे नजर आ रही। वहां पे एजलेस ब्यूटी का नाम देके 60 प्लस रिंकल्स के साथ फेस के, नो फिल्टर्स, नो बोटॉक्स। आपने तो करवाया भी है किसी से 60 प्लस? मैंने करवाया लेडी जी, से? जी जी बिल्कुल। मैंने मिसेस वाशिंगटन डीसी, जीन एंड रॉबर्ट्स, शी इज आई थिंक 55 प्लस, उनको मैंने शो ओपनर का पॉइंट दिया था और उन्होंने शो ओपन किया था मेरे लिए। जीन एंड रॉबर्ट्स, मिसेस वाशिंगटन डीसी, शी वाज क्वीन आई थिंक इन 2014 और 15। कमाल है। और उन्होंने जो शो ओपन किया विद नो फिल्टर्स, नो बोटॉक्स, अपनी, इसको कहते हैं एजलेस ब्यूटी। वहां का ये कॉन्सेप्ट, इससे मैंने बताया ना, मैंने रिसर्च किया, मैंने पढ़ा। मैं कहती हूँ मेरा नहीं ख्याल कि बड़े से बड़ा डिजाइनर भी इस चीज पे बात करते, मैं कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग अगर पढ़ेंगे नहीं, आप रिसर्च नहीं करेंगे, आप कैसे उस मुकाम तक पहुंचेंगे। और मेरा तो फील्ड ही फैशन डिजाइनिंग एक अलग फील्ड है और रनवे फैशन एक अलग फील्ड है। एज का, वेट का कोई ताल्लुक नहीं? कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा। आपको हर साइज की फैशन वीक्स में हर साइज के मॉडल मिलते हैं। आपको 60 प्लस भी मिलेंगे, आपको मोटी मॉडल्स भी नजर आएंगी, बल्कि मॉडल्स भी नजर आएंगी, स्किनी भी नजर आएंगी, प्रिंट मॉडल्स, लग्जरी मॉडल्स, हर तरह के लोग मिल के काम करते हैं रिस्पेक्ट के साथ। खुद नहीं कभी वॉक की? नहीं जी, सिर्फ एंट्री मारती हूँ आखिर में, डिजाइन जब वो डिजाइनर एंट्री होती है बस वही होती है। जब क्लैप होती है? क्लैप क्या, लोग खड़े भी होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी। माशाल्लाह। आखिर में जरा एक तो कोक स्टूडियो वाला जी जी। वो आपने बताना है, और उसके बाद ये जो अभी आइडल हुआ है और इतना उसमें गंद और बर्बादी और पता नहीं मनी लॉन्ड्रिंग, अजीबोगरीब मामला, और मौसीकी से इन चीजों का क्या ताल्लुक है? मुझे लगता है अभी करंट वाले पाकिस्तान आइडल पे बात की जा सकती है, जी। क्योंकि जब हम लोग पायनियर्स थे, क्योंकि पहला पाकिस्तान आइडल था, पहला आपने किया। तो जब ये स्टार्ट हुई कैंपेन तो बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि यार आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, कुछ लोग आपके साथ पुराने अटैच होंगे। उनमें से कुछ पुराने ऐसे लोग थे डिपार्टमेंट के जिन्होंने कांटेक्ट किया लाहौर में। उन्होंने कहा आपने ना ऑडिशंस करने हैं आके। तो मैंने कहा ठीक है। नजर थी आपकी, फॉलो कर रहे थे? जाहिर है इस हद तक तो लाजमी किया होगा कि फैसले ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये थोड़ा सा बताएंगे कि वो फर्स्ट वाले में फैसलों के एतबार से बहुत डिफरेंस था। नहीं, किस तरह का डिफरेंस? इसमें ज्यादा गलत फैसले हुए, ज्यादती हुई लोगों के जी, साथ? जी। अच्छा। देखिए सबसे पहली ज्यादती जो है, मुझे ये लगता है कि आप स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को कह रहे हैं कि आप अपने ऑन पे आए, वहां पे रहें, रहाइश करें, अच्छा, ये हुआ है? अपने अपने खाने खुद खाने वो हैं। पीसी वाला चक्कर नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं था। पीसी फैमिली साथ रख लो, एक दिल उदास हो गया, अम्मी से मिलने जाना, टिकट ले लो, जी वो नहीं है? नथिंग नथिंग, कुछ अपने खर्चे पे आओ। कुछ लोग थे जब सिलेक्ट हुए तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई
सेलेक्ट हो गए हैं तो हमें हमें ये कह रहे हैं। आपकी तरफ आपके टाइम पे ये कुछ था ऐसा कि तो टिकट लो? बहुत सारे लोगों ने ट्रेन पे सफ़र किया है। ओह माय गॉड! 18 24 घंटे 24 कराची, घंटे, 22 घंटे। फिर वहाँ पे इतनी दूर ट्रेन ते बंदा गाना भूल जांदा जरा जाके ठीक है। और एक तो देखिए ना, एक तो आप प्रदेश में जा रहे हैं पहले ही। बिल्कुल, आपको तो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। देखिए आप सेलेक्ट हो गए हैं, जी, शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं लोगों में, आपको ज़्यादा थोड़ा मिस ये तो अकोमोडेट करना क्रिएशन का चाहिए। काम है ना, ये तो ज़हनी मेंटल अगर वो नहीं है आपको सही बात है। पीस तो प्लीज़ क्या गाना कहाँ गाना। क्या अब काम करना है? लोगों ने जब पता चला कि यार ये तो अपने रेंट पे जा रहे हैं, खाने भी अपने हैं, तो मुझे तब भी श्योर हो गया था इस चीज़ का कि ये कहीं भी एग्ज़िस्ट नहीं करेगा, ये ग्लिच आएगा इसमें। हुँ, हुँ। तो स्टार्ट में जब आना शुरू हो गया, कुछ लड़के अंदर से मिसिंग हो गए, कुछ कंटेस्टेंट थे, उन्होंने अगेंस्ट वीडियो बनाई कि जी हमें ये किया जा रहा है। और मुझे मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाला इसमें एलिमेंट नज़र आया ना, जी, ये हम गा रहे होते थे लाइव, हुँ, ये रिकॉर्डेड, बहुत सारे गाने इन्होंने रिकॉर्डेड किए। तो आप वोकल्स खोल लें इनके, वो ट्यूनर की आपको फ़ील है, देखिए आप भी माशाल्लाह है, आपके सामने इतने बड़े-बड़े फ़नकार बने, आपने काम किया, उनके साथ स्टेज शेयर किया, आइडिया हो जाता है। तो वो मुझे लगता है एलिमेंट, जब आप स्टार्ट में किसी को रिकॉर्ड के ऑप्शन दे देंगे, तो वो एफर्ट कहाँ करेगा? हम तो एफर्ट करते थे। जब हमारा सुबह एपिसोड होता था, हमें सारी रात नींद नहीं आती थी, हम शायरी याद करते रहते थे यार, कि मिसिंग ना हो जाए यार, मतलब 12-15 लाइन्स थी, उस पे इतना फोकस हो जाते थे। यार अच्छा गाना है, हमने और बेहतर करना है। तो इस पहले आइडल में बहुत ज़्यादा ग्लिच थे हुँ, हुँ। और हमें उन्होंने अप्रोच किया था कि टॉप 5 में आपने आके परफॉर्म करना है। और मेरी दोनों दफ़ा जब इन्होंने अल हमरा में ऑडिशंस किए, प्री ऑडिशंस इनके थे, उसमें इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आएँ ऑडिशंस करें। तो मेरे बजट में जो इनका मेरा बजट था, इनका बजट था ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो मैं वो डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैंने मेहनत की हुई है। हुँ, मुझे आप 10 साल बाद अप्रोच कर रहे हैं। आप मुझे चले, अगर कोक स्टूडियो का बॉलीवुड का आर्टिस्ट नहीं कंसीडर करते, आप मुझे पायनियर आइडल्स पाकिस्तान आइडल, हुँ, यस। हुँ। कंसीडर कर सकते हैं कि यार आपका एक्सपीरियंस है, आपने वो 2016-15 में एक वो सारा जर्नी देखा हुआ है। तो मेरे बजट पे इनसे जब बात हुई, मैंने इनसे चार्ज किया, अच्छा है, इन्होंने कहा नहीं इतना है। मैंने कहा जी मुझे ज़रूरत नहीं। किस फीमेल आर्टिस्ट के साथ ड्यूट करना चाहेंगे दोहरे हाज़िर? दौरे हाज़िर मुझे लगता है कि अभी एक जेन ज़ी वर्ड आप सुनने में आ रहा है आपको। तो मुझे लगता है आजकल के दौर में हमारी इनकी फ़ील्ड में जितनी मॉडल्स हैं ना, वो गाने का बहुत शौक रखती हैं। अभी सारा गाना डिजिटल हो गया। गाना अब उस तरह से सुना नहीं जाता, ना उस तरह से देखा बनता जाता है, है। देखा जाता है। और मुझे लगता है आजकल शायरी का दौर है। जितनी अच्छी शायरी स्ट्रॉन्ग बनाएँगे आप, अभी जो मैं भी अपना ईपी एल्बम लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें मैंने शायरी पे ही काम किया है और म्यूज़िक टोटली डिफरेंट है। उसमें कोई फ्लूट, कोई वायलिन, कोई पियानो, इस तरह से नहीं, सब बीट्स पे काम हो रहा है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपको वक़्त के साथ सीखना चाहिए, जो दौर में चल रहा है, उसी पे चलना चाहिए। इतने सारे पैसे लेने वाला आर्टिस्ट जब सीडी पे गा रहा होता है, आपको तो पता चल जाता है। हाँ, दुःख नहीं होता? लाइव दुःख दुःख से ज़्यादा ऊपर वाली बात होती है कि जब आप अपनी तैयारी के साथ, आपके साथ 7 बैंड मेंबर हैं, ठीक है? आप एक पूरी तैयारी के साथ हैं कि यार मैंने धोखा नहीं है ये? है बहुत बड़ा। और मुझे धोखे में लगता है वो लोग ज़्यादा मुलव्वस हैं जो इनवाइट कर रहे हैं। मौसीकी में धोखा? वो एक शख्स ने बताया था, मैंने वो बड़ा चीखे मारा आजकल, कव्वाली के रिवाइवल के लिए शो किया, सीडी पे करवा दिया सारा। कव्वाली सीडी पे करवा दी। आपके बड़े ओए! एंड पे आपसे गाना सुनना है, उससे पहले मैं ठीक है, इससे एक श्योर, श्योर, छोटा-सा श्योर, रैपिड फायर श्योर, श्योर, खेलता। श्योर, श्योर, श्योर। अ, जी। एक तो पॉलिटिक्स से है कुछ थोड़ा बहुत? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। वैसे उधर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से ओवरसीज़ में क्या ख़यालात पाए जाते हैं आजकल ख़ास तौर पे? ऑनेस्टली मैं सियासत से बहुत दूर हूँ। मैं मिस मैं कौन-सा आपको इलेक्शन ऑफ़र कर रहा हूँ, टिकट दे रहा थानू। मेरे ख़्याल में मैंने जो महसूस किया, मैं वैसे अपने बारे जानती हैं, में लोगों के नाम सुने हुए हैं? हाँ, हाँ। नवाज़ शरीफ का नाम सुना हुआ जी, आपने? बिल्कुल सुना है। जानती हैं? लेकिन मेरे ख़्याल में मैं अपनी राय आपको दे सकती हूँ, मैं 12 साल बाद पाकिस्तान आई हूँ, हाँ जी। 12 साल बाद। अच्छा, मैंने 12 साल बाद आई हैं? जी, मैं 12 साल बाद तो आई। लैंड कहाँ की आप? मैं यहाँ पे किया, लाहौर में। तो कैसा लगा लाहौर? यही तो बताने जा रही हूँ तो आपको। बताएँ ज़रा। मैं कहती हूँ कि जी पता नहीं मुझे कि ओपनली ये बात करनी नहीं, चाहिए कि नहीं, ओपनली लेकिन करें। मैं देखिए मैं तो खुल के बताऊँगी। मैंने लाहौर को जैसा छोड़ा था, आज और उस लाहौर में इतना फ़र्क देखा है कि मुझे लाहौर पेरिस लग रहा था। अच्छा, वाह! और इतना चेंज डिसिप्लिन, मैंने डिसिप्लिन देखा, मैंने लोगों को आज जो मैं लाहौर में चेंज देख सकती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतने फैशनेबल ब्रांड्स यहाँ मैंने देखे, इतना चेंज देखा कि यहाँ पे लोग, मैं कल एक्चुअली जा रही थी, तो मैंने जो एक चेंज देखा, कभी मैंने नहीं देखा था कि गाड़ियाँ रुकती थीं गुजरने वालों के लिए। अच्छा। कल मैंने ये चेंज भी देखा कि गाड़ी
एक रुकी, दूसरी रुकी, तीसरी भी रुक गई, एक अम्मा जी जा रही हैं, उनको रास्ता दिया गया। ये सबसे बड़ा चेंज था कि लोगों की सोच चेंज हुई है, लोगों की सोच थोड़ी सी बदली है। मुझे तो ये चीजें जो नजर आ रही हैं मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है मरियम नवाज साहिबा ने वाकई बहुत अच्छा काम किया। जब आप गई थी तब लाहौर बुजदारों के कब्जे में था, शायद आजकल बागडोर मरियम नवाज के हाथ में है। चलें, ये तो आपकी राय है, उनके लिए मैं तो राय ये जो मैंने appreciation है बिल्कुल ये उनकी। एक राय है, इसको आप कोई सियासत का बयान इसके ना अलावा समझें। हाँ, वो चीजें जो आपको सड़कों पे नजर नहीं आएंगी, खबरों हाँ, में नजर आती हैं। क्राइम बहुत कम हुआ है क्राइम बहुत कम यहाँ हुआ है। पे, और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। यानी ये जो मेरा एग्जैक्टली राय है ये ठीक राय है कि चेंजिंग आई मैं है। आप दोनों की फील्ड की बात करूं ना, ऐसे फुन ही लतीफा पहली दफा फिल्म सिटी बन रहा है 50 फिल्म एकड़ सिटी पे। बन रहा है। पहली दफा पाकिस्तान में प्रोड्यूसर को फाइनेंस किया गया है वाह जी, बिला सूद, वाह, नॉन रिफंडेबल। 3-3 करोड़ रुपया दे दिया कि आप फिल्में बनाएं। इस तरह के इनिशिएटिव तो उनके हैं। चलें नाइस, तो अच्छी यानी बात। कि अदरवाइज आपको सियासत से इमरान खान का नाम सुना, उधर सुनती है जी बिल्कुल सुना हुआ है, ऑफ अच्छा कोर्स सुना हुआ है। हाँ अच्छा जी, अच्छा बिल्कुल। हाँ जी, उनके ओके। बारे में अब क्या बात करना नहीं नहीं, चाहेंगे? मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना ये बात मैं उनके ओके बारे में जी, कोई बात नहीं करना चलिए। चाहता। कोई सॉन्ग सुनाएं और जाते एक बड़ा ताकि प्यारा खूबसूरत प्यारा गाना लम्हात को जो है हम कंक्लूड करें। आपको मैं डेडिकेट करूंगा, बड़ा खूबसूरत गाना है। क्या बात है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा साथ। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। क्या बात है, ग्रेट, वेरी नाइस। क्या बात, थैंक क्या बात, क्या बात, थैंक यू क्या वेरी बात। मच। थैंक यू सो मच। आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया, और आप- हम इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। और इंशाल्लाह। हमारी जो कंपनी है इनको भी जो मैनेज कर रही है, मुझे भी आतिफ अंसारी साहब ग्लोरी इवेंट्स के नाम से जी और बिल्कुल। माशाल्लाह बहुत इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा काम करते हैं। जबरदस्त। और मुझे लगता है दुनिया में कोई भी रिश्ता है ना, वो जब पॉजिटिव है ना, तो आपको काम करने का बहुत मजा आता है। बिल्कुल तो उनके लिए भी ब्लेसिंग्स। थैंक यू नाजरीन। ये खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला, 2 सक्सेस स्टोरीज मैंने आपके साथ शेयर की। 12 साल कबल $5000 से काम का आगाज किया, और आज फैशन इंडस्ट्री और वेस्ट की फैशन इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। ये पाकिस्तान का प्राउड है। आमना इनाम हमारे साथ मौजूद थी, और एक रिच पाकिस्तान आइडल और आज के गरीब पाकिस्तान आइडल को भी हमने डिस्कस किया। और जजेस जो हैं वो किसी भी मंच के हों, उनका काम इंसाफ के फैसले करना है। बदनीति पर मबनी और सिफारिशों पर फैसले अगर करने हैं तो ये काम ना करें, ये काम आपका नहीं है। और जो काम आपसे बेहतर सामने आपके कटहरे में खड़ा हुआ शख्स कर रहा है, वो काम तो आपको खुद ही छोड़ देना चाहिए। काशिफ अली बाबर, आमना इनाम और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।